गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई विश आप सभी बहुत ही हैप्पी होंगे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। ये बहुत ही यूजफुल रहेगा, वर्थ है इस वीडियो को पूरा देखना। टॉपिक है इक्वलाइजेशन लेवी के एडजस्टमेंट्स। पहले टॉपिक की बात करें तो आज के समय में इक्वलाइजेशन लेवी इंस्टीट्यूट फ्रिक्वेंटली क्या कर रहा है, पूछ रहा है, और अराउंड लगभग हर अटेम्प्ट के अंदर 5 मार्क्स का इसका वेटेज रह रहा है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है। हमारे लिए, आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो से आपको इक्वलाइजेशन लेवी के सारे एडजस्टमेंट आपको सीखने को मिल जाएंगे। जितना ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वर्थफुल रहने वाला है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वर्थफुल रहेगा ये हमारे नोट्स। इक्वलाइजेशन लेवी का जो हमारा कॉन्सेप्ट नोट्स की बात करें तो 2 पेज के अंदर है। आप 10 मिनट के अंदर ही 5 मार्क्स का टॉपिक क्या कर सकेंगे, प्रिपेयर कर सकेंगे। इतने कॉम्पैक्ट और डायग्रामेटिक नोट्स हैं कि आपका प्रीशियस टाइम भी सेव होगा और एक बार रीड करने से ही आपको प्रोविजन इजीली अंडरस्टैंड भी हो जाएगा और एक लंबे समय तक लर्न भी रहेगा और मल्टीपल टाइम्स भी आप रिवाइज कर सकेंगे। आज जिस पीडीएफ से कर रहे हैं ये एडजस्टमेंट पीडीएफ है, एडजस्टमेंट नोट्स हैं। पास्ट एग्जामिनेशन के, आरटीपी के, एमटीपी के सभी एडजस्टमेंट हमने इस पीडीएफ के अंदर कवर करे हैं। ये पीडीएफ आपका सब्सटेंशियल टाइम क्या करेगा, सेव करेगा और आपकी लर्निंग को बहुत इजी कर देगा और लंबे समय तक आप प्रोविजन को मेमोराइज भी रख सकेंगे। तो ये वीडियो पूरा देखना आपके लिए बहुत वर्थ रखता है क्योंकि एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है और 5 मार्क्स का वेटेज रखता है और उससे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये नोट्स। आप इसको मल्टीपल टाइम्स रीड करेंगे, समय भी कम लगेगा और एग्जाम में आपको बहुत क्या देगा, बेनिफिट भी देगा। शुरुआत करते हैं वीडियो की। मैं आपको सबसे पहले इस पीडीएफ में 11 नंबर का एडजस्टमेंट कराऊंगा। पास्ट एग्जाम में आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो एक एडजस्टमेंट ही आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग देगा, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग देगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा वो आपके लिए। तो उस एडजस्टमेंट को स्टार्ट करने से पहले कुछ 1-2 मिनट जनरल बात कर लेता हूं। सिर्फ जनरल बात है, एक थोड़ा सा बेस बना लेता हूं, फिर उसके बाद में हम एडजस्टमेंट कवर करते हैं। तो पहले मैं रीड करता हूं, फिर आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग देता हूं। इक्वलाइजेशन लेवी Not Income Tax Act from Finance Act 2016 and further amended by Finance Act 2020. Under Income Tax Act, provision of significant economic presence, that is business connection provision under Section 9. अब यहाँ पर ये समझा रहा है, ये मतलब मैं ही समझा रहा हूँ आपको ये बात कि जो इक्वलाइजेशन लेवी है ये कोई इनकम टैक्स का क्या नहीं है, प्रोविजन नहीं है। ओके, ये इनकम टैक्स का प्रोविजन नहीं है, इनकम टैक्स एक्ट का प्रोविजन नहीं है। इक्वलाइजेशन लेवी फाइनेंस एक्ट 2016 से लाया गया था और फिर फर्दर अमेंड किया गया था फाइनेंस एक्ट 2020 से। सिर्फ ओवरव्यू की बात करूं तो इक्वलाइजेशन लेवी की एप्लीकेबिलिटी होती है जब कोई नॉन रेसिडेंट जिसका इंडिया में पीई नहीं है, अगर वो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की सर्विस देता है, डिजिटल मार्केटिंग स्पेस की सर्विस देता है, ओके, तो उस पे इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करनी होती है एट द रेट ऑफ 6% से। पेयर डिडक्ट करता है। फाइनेंस एक्ट 2020 से नया सेक्शन लेकर आए थे 165A। वहां पर प्रोविजन ये है कि अगर कोई नॉन रेसिडेंट ईसीओ है जिसका इंडिया में कोई भी पीई नहीं है, अगर वो इंडिया के रेसिडेंट को या फिर जो भी इंडिया का आईपी एड्रेस यूज कर रहा है उसको कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विस क्या करते हैं, बेचते हैं या फिर सेल ऑफ डेटा करते हैं। डेटा किसका है, जो इंडिया के रेसिडेंट हैं या जिन्होंने इंडिया का आईपी एड्रेस क्या करा है, यूज करा है, उन लोगों का डेटा वो विश्व में, वर्ल्ड में किसी भी कंट्री को, किसी को भी बेच देवे। ओके, या फिर वो सेल ऑफ एडवर्टीजमेंट की सर्विस देते हैं, लेकिन वो एडवर्टीजमेंट टारगेट करता है उन कस्टमर्स को जो कस्टमर्स इंडिया के रेसिडेंट हैं या फिर इंडिया का आईपी एड्रेस यूज कर रहे हैं। वो एडवर्टीजमेंट की सर्विस विश्व में वो किसी को भी दे, ईसीओ, नॉन रेसिडेंट ईसीओ किसी को भी दे, तो 165A में इक्वलाइजेशन लेवी होती है एट द रेट ऑफ 2% से। अगर एग्रीगेट अमाउंट इंडिया में उनका 2 करोड़ रुपए या 2 करोड़ रुपए से ज्यादा हुआ है
तो 165A में इक्वलाइजेशन लेवी होती है। तो ये फाइनेंस एक्ट 2016 और फाइनेंस एक्ट 2020 से लाया गया प्रोविजन है, ये कोई इनकम टैक्स एक्ट का प्रोविजन नहीं है। साथ में 10 क्लॉज 50 ये भी बोलता है कि जिस भी ट्रांजैक्शन पे 165 या 165A में इक्वलाइजेशन लेवी हो गई है, ठीक है, तो वो इनकम एग्जेम्प्ट हो जाती है 10 क्लॉज 50 से। ओके, अब अगर अपन इक्वलाइजेशन लेवी के प्रोविजन को साइड में रख दें और इनकम टैक्स का सेक्शन 9 जो इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया होती है, तो उसको देखें तो वहां पर भी एक प्रोविजन है और वहां भी ये बोलते हैं कि अगर कोई नॉन रेसिडेंट है, ठीक है, वो कोई भी गुड सर्विस प्रॉपर्टी में क्या कर रहा है, ट्रांजैक्शन कर रहा है 2 करोड़ से ज्यादा, एग्जांपल है जैसे सेल ऑफ डेटा कर रहा है इंडिया के रेसिडेंट या आईपी एड्रेस यूज करने वालों का, या सेल ऑफ एडवर्टीजमेंट की सर्विस दे रहा है जो टारगेट कर रहे हैं इंडिया के रेसिडेंट कस्टमर को, जो या फिर जो आईपी एड्रेस क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, या फिर सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ क्या कर रहा है, सर्विस कर रहा है। ओके, जो डेटा कलेक्टेड है फ्रॉम रेसिडेंट या आईपी एड्रेस इंडिया से, तो ये अगर ट्रांजैक्शन 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की है तो सेक्शन 9 बोलता है कि उस नॉन रेसिडेंट का इंडिया में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस मान लेंगे। अगर वो ये सर्विस कर, ये सब देने से, गुड्स देने से, सर्विस देने से अगर उसकी ट्रांजैक्शन 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की हो जाती है तो उस नॉन रेसिडेंट का इंडिया में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस मान लेंगे। और अगर किसी नॉन रेसिडेंट का इंडिया में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस हो जाता है तो सेक्शन 9 ये भी बोलता है कि फिर उसकी इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया मान ली जाएगी। फिर उस नॉन रेसिडेंट की इनकम इंडिया में डीम टू एक्रू राइज इंडिया मान ली जाएगी अगर उसका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस हो जाता है, और उसके लिए ट्रांजैक्शन कितने से ज्यादा की होनी चाहिए, 2 करोड़ से ज्यादा की एग्रीगेट ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। ओके, ये हमारा सेक्शन क्या हो गया, 9 हो गया। तो आपको ओवरव्यू दे दिया है। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं एडजस्टमेंट नंबर 11 से। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसे बहुत ध्यान से सुनेंगे, मैं बहुत ध्यान से समझाऊंगा। ओके, आप इसे बाद में, वीडियो के बाद में आप इस नोट्स को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे भी सही, अंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़िया हो जाएगी कि एग्जाम के लिए ये चैप्टर बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। तो वीडियो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारा एडजस्टमेंट क्या है, पीडीएफ है, जो सभी प्रैक्टिकल चैप्टर्स के हैं। आइए देखिए, अल्फा इनकॉर्पोरेटेड, पहले रीड कर देता हूं, अंडरस्टैंडिंग दे देता हूं और फिर वापस से आपके लिए रीड कर दूंगा। अल्फा इनकॉर्पोरेटेड यूएसए ईसीओ, नो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया। ओके, कीवी इनकॉर्पोरेटेड यूएसए, नो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया, सेल मोबाइल फोन फॉर $2000, $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज। ओके, नो इक्वलाइजेशन लेवी अंडर सेक्शन 165 through Alpha Incorporated to person resident in India. Total sale of mobile phone is 15,000 at the rate of rupees 2,000 $2,000, $1 is equal to 80 rupees is equal to 240 crore rupees transaction aggregate. Equalization levy at the rate of 2% under section 165A on Alpha Incorporated. अब मैं इतना वाला पार्ट आपको यहां पर क्या कर रहा हूं, समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनेंगे, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल वीडियो है ये। देखिए, एक कीवी इनकॉर्पोरेटेड है, यूएसए की है, नॉन रेसिडेंट है, जिसका इंडिया में कोई भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। वो मोबाइल फोन क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। 15,000 मोबाइल फोन उन्होंने बेचे हैं। एक मोबाइल फोन $2,000 का है, $2,000 का है, और $1 80 रुपीस का है। तो ऐसे करके 240 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन इन्होंने बेचे हैं। बेचे भी इन्होंने किसके थ्रू हैं, एक अल्फा इनकॉर्पोरेटेड यूएसए, ठीक है ना, एक ईसीओ है, ईसीओ के थ्रू इन्होंने क्या करे हैं, बेचे हैं 240 करोड़ के मोबाइल फोन। बेचे किसने हैं, कीवी ने बेचे हैं। किसके प्लेटफॉर्म के थ्रू बेचे हैं, अल्फा ईसीओ के प्लेटफॉर्म के थ्रू बेचे हैं। दोनों के दोनों कौन है, नॉन रेसिडेंट है, और दोनों का ही इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। और कीवी ने ये जो मोबाइल फोन बेचे हैं वो इंडिया के किसको बेचे हैं, रेसिडेंट को बेचे हैं। ओके, अब पहली बात, अब यहां पर यह बताया जा रहा है कि 165 में इक्वलाइजेशन लेवी नहीं होगी। बहुत रीजनेबल बात है, क्योंकि 165 में इक्वलाइजेशन लेवी होती है जब ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट होता है, डिजिटल मार्केटिंग स्पेस दी जाती है। ओके, तब क्या होता है, इक्वलाइजेशन लेवी होता है अंडर सेक्शन 165 में। यहां पर तो मोबाइल फोन बेचे गए, तो 165 में तो नहीं होगी। 165A एप्लीकेबल तब होता है जब आप किसी
ईसीओ के थ्रू इंडिया के रेसिडेंट को अगर कोई भी गुड्स क्या कर रहे हो, बेच रहे हो, कोई भी गुड्स क्या कर रहे हो, बेच रहे हो, और एग्रीगेट ट्रांजैक्शन 2 करोड़ रुपए या 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की है, तो इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल होगी एट द रेट ऑफ कितने से, 2% से, और किस पे होगी, ईसीओ के ऊपर होगी। पेयर को डिडक्ट नहीं करना है, 165A में पेयर को डिडक्ट नहीं करना है। जो पेई ईसीओ है, नॉन रेसिडेंट ईसीओ है, जिसका इंडिया में पीई नहीं है, वो खुद क्या करेगा, 2% ग्रॉस अमाउंट पे, ठीक है, 240 करोड़ के 2% पे खुद इंडिया में क्या करेगा, इक्वलाइजेशन लेवी जमा कराएगा अंडर सेक्शन 165A के अंदर। तो जो मैंने समझा एज इट इज वर्ड टू वर्ड मैंने यहां पर लिखा है, आइए पढ़ के बताता हूं। अब आप ध्यान से देखिएगा भी सही और ध्यान से सुनिएगा भी सही। तो देखिए, ये कौन है, कीवी इनकॉर्पोरेटेड यूएसए, ये एक्चुअल सेलर है जिनका इंडिया में कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। इन्होंने 15,000 मोबाइल फोन क्या करे हैं, बेचे हैं। एक मोबाइल फोन $2,000 पे बेचा है और $1 80 रुपए का है। मोबाइल फोन बेचने से 165 में इक्वलाइजेशन लेवी नहीं होती है। इन्होंने बेचा भी 2% रेसिडेंट इन इंडिया को है। 15,000 मोबाइल फोन, एक मोबाइल फोन $2,000 का, $1 80 रुपीस का, टोटल ट्रांजैक्शन 240 करोड़ रुपीस की। तो इक्वलाइजेशन लेवी 165A में हो रहा है, 2% की रेट से हो रहा है, और ये जमा किसको कराना है, ईसीओ को जमा कराना है। टोटल ग्रॉस अमाउंट पे, ग्रॉस अमाउंट पे ईसीओ को क्या करना है, जमा कराना है। एक्चुअल सेलर कीवी को जमा नहीं कराना, अल्फा इनकॉर्पोरेटेड यूएसए जो है उनको क्या करना है, जमा कराना है। ओके, ये रहा अल्फा इनकॉर्पोरेटेड यूएसए जो ईसीओ है, और उनका इंडिया में कोई भी पीई नहीं है। चलिए, अब 2 व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा, और वीडियो के बाद में इसको ध्यान से रीड भी कर लीजिएगा। यकीनन बहुत बेनिफिट आपको इससे होगा। इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 50 ओके ऑफ कीवी इनकॉर्पोरेटेड transaction subject to equalization levy under section 165A on gross sales consideration. ICI view 2, income of Kiwi Incorporated is subject to income tax in India because of significant economic presence not exempt under section 10 clause 50 to Kiwi Incorporated Income Tax Act important. अब यहां पर ICI ने 2 व्यू लिए हैं। पहला व्यू में यह कहता है, जो इक्वलाइजेशन लेवी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि जिस भी ट्रांजैक्शन पे इक्वलाइजेशन लेवी हो जाती है, तो इक्वलाइजेशन लेवी ग्रॉस अमाउंट पे होती है, तो जो भी ट्रांजैक्शन सब्जेक्ट टू इक्वलाइजेशन लेवी हो गई है, तो फिर वो 10 क्लॉज 50 में एग्जेम्प्ट हो जाती है। ओके, तो आज 240 करोड़ पे 2% से इक्वलाइजेशन लेवी हो गया है। तो जो कीवी इनकॉर्पोरेटेड है, जिसने इंडिया में 240 करोड़ के मोबाइल फोन बेचे हैं, उसकी इनकम इंडिया में 10 क्लॉज 50 से क्या हो गई है, एग्जेम्प्ट हो गई है। रीजन क्या है, क्योंकि उस ट्रांजैक्शन पे इक्वलाइजेशन लेवी हो गई 165A में, ग्रॉस अमाउंट पे हुई है, 2% की रेट से हुई है, ठीक है, और 10 क्लॉज 50 से एग्जेम्प्ट हो गया। अब सेकेंड व्यू क्या बोलता है, ये जो 2% इक्वलाइजेशन लेवी है, ये तो ईसीओ के ऊपर है, ठीक है ना, ये तो किसके ऊपर है, ईसीओ के ऊपर है। कौन जमा कराएगा, ईसीओ जमा कराएगा। अल्फा इनकॉर्पोरेटेड क्या करेगा, जमा कराएगा। कीवी इनकॉर्पोरेटेड यूएसए की इनकम क्या नहीं होगी, एग्जेम्प्ट नहीं होगी। और सेक्शन 9 इनकम टैक्स का सेक्शन 9 क्या बोलता है, अगर आपकी एग्रीगेट ट्रांजैक्शन नॉन रेसिडेंट की 2 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाती है, ठीक है, तो उसका इंडिया में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस मान लेंगे। और जिस किसी भी नॉन रेसिडेंट का अगर इंडिया में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस हो जाता है, तो उसका इंडिया में बिजनेस कनेक्शन बन जाएगा, और बिजनेस कनेक्शन बनते ही सेक्शन 9 से वो इनकम डीम टू एक्रू राइज इन इंडिया हो जाएगी। तो आईसीआई ने का सेकेंड व्यू ये बोलता है कि इक्वलाइजेशन लेवी जो हुई है वो तो ईसीओ पे हुई है, तो कीवी इनकॉर्पोरेटेड की इनकम 10 क्लॉज 50 से एग्जेम्प्ट नहीं होगी, उसकी इनकम तो सेक्शन 9 से डीम टू एक्रू राइज इन क्या होगी, इंडिया होगी। तो 2 पॉसिबल व्यू क्या करे हैं यहां पर हमारे आईसीआई ने क्या करे हैं दिए। मेरे को मोर लॉजिकल जो लगता है ना, वो व्यू सेकंड लगता है, जिसमें कीवी इनकॉर्पोरेटेड यूएसए की इनकम इंडिया में 10 क्लॉज 50 से क्या नहीं होगी, एग्जेम्प्ट नहीं होगी। उसकी इनकम तो बिजनेस कनेक्शन है, डीम टू एक्रू राइज इन इंडिया मानी जाएगी, टैक्सेबल होगी। दोनों व्यू जो मैंने बताए हैं एज इट इज मैंने यहां पर लिखे हैं, पढ़कर बता रहा हूं, आप भी यहां पर क्या करिए, ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पे। व्यू फर्स्ट, इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 50 ऑफ कीवी इनकॉर्पोरेटेड।
because transaction is subjected to equalization levy under section 165 on gross sales consideration. View second, ICA second view, income of Kiwi Incorporated is subject to income tax in India because of significant economic presence. उनका significant economic presence बन रहा है अंडर सेक्शन 9 से, उसकी इनकम 10 क्लॉज 50 से एग्जेम्प्ट नहीं होगी, क्योंकि इक्वलाइजेशन लेवी किस पे हुई है? अल्फा पे हुई है, ईसीओ पे हुई है, कीवी पे नहीं हुई है। तो आईसीआई का सेकंड व्यू बोलता है कि नहीं, कीवी की इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी क्योंकि उसका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस बन रहा है। तो ये जो बताया बहुत इंपॉर्टेंट क्या थी, बात थी, रिपीट होने के बहुत ज्यादा क्या बनते हैं, चांसेस बनते हैं। कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है अगर ये एडजस्टमेंट वीडियो देख लिया और उसके बाद में एडजस्टमेंट नोट्स आपने क्या कर लिए, रीड कर लिए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। थ्रू अल्फा इनकॉर्पोरेटेड टू पर्सन नॉट रेसिडेंट इन इंडिया एंड नॉट यूजिंग आईपी एड्रेस इन इंडिया, नो इक्वलाइजेशन लेवी अंडर सेक्शन 165 and 165A, no income tax liability as income not deemed to accrue in India and not received in India as per section 9, no significant economic presence, no business connection। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट बड़ा इजी है। जो हमारा कीवी इनकॉर्पोरेटेड यूएसए है, जो एक्चुअल सेलर है, उसने अल्फा इनकॉर्पोरेटेड यूएसए एनईसीओ के थ्रू क्या करा है, मोबाइल फोन बेचे हैं। अब सेकंड वाले पॉइंट में जो मोबाइल फोन बेचे हैं ये उन पर्सन को बेचे हैं जो ना कि इंडिया के रेसिडेंट हैं और ना ही उन्होंने इंडिया का आईपी एड्रेस क्या करा है, यूज करा है। तो ऐसी स्थिति में 165 एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता और 165A भी एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ना ही मोबाइल उन्होंने इंडिया के रेसिडेंट को बेचे और ना ही इंडिया के आईपी एड्रेस यूज करने वालों को बेचे। तो 165A भी इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल नहीं होगा, कोई इक्वलाइजेशन लेवी नहीं होगा। अब अगर इनकम टैक्स के सेक्शन 9 की भी क्या करें, बात करें, इक्वलाइजेशन लेवी के प्रोविजन को साइड में रखें और इनकम टैक्स के प्रोविजन की बात करें, तो उस नॉन रेसिडेंट कीवी वालों का इंडिया में कोई सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस नहीं बन रहा है, क्योंकि इंडिया में उन्होंने कोई भी गुड्स की, सर्विस की, प्रॉपर्टी की कोई ट्रांजैक्शन करी ही नहीं है। कोई भी सेल ऑफ डेटा नहीं करा, कोई भी सेल ऑफ एडवर्टीजमेंट नहीं करा, कोई भी सेल ऑफ गुड्स और क्या नहीं करी, सर्विस नहीं करी है। तो उनका कोई सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस नहीं है, कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं है। ऐसी स्थिति में उनकी इनकम डीम टू एक्रूराइज इन इंडिया भी नहीं है और प्लस ना ही वो इनकम इंडिया में रिसीव्ड हुई है। ओके, अगर रिसीव्ड होती तो टैक्सेबल कर देते, तो ना तो इनकम इंडिया में रिसीव्ड हुई है और ना ही एक्रूराइज इन इंडिया हुई है। तो ऐसी स्थिति में ना इक्वलाइजेशन लेवी का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा और ना ही कीवी इनकॉर्पोरेटेड एक्चुअल सेलर पे कोई इनकम इंडिया में एक्रूराइज भी नहीं होगी। जो बात बोली है एज इट इज लिखी है, आपको मैच कराता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। थ्रू अल्फा इनकॉर्पोरेटेड टू पर्सन not resident in India and not using IP address in India, no equalization levy under section 165 and 165A, no income tax liability as income not deemed to accrue in India and not received in India as per section 9, no significant economic presence, no business connection। ओके, चलिए थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थ्रू कीवी इनकॉर्पोरेटेड ऑन वेबसाइट टू पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, sale of 7,000 mobile phones at the rate of rupees 2,000 rupee per $2,000, okay, per mobile phone, $1 is equal to 80 rupees, total transaction 112 crore rupees, equalization levy at the rate of 2% under section 165A on Kiwi Incorporated। okay, view 1, no income tax as income exempt under section 10 clause 50। okay, ICI second view, because of significant economic presence in India due to business connection in India, income deemed to accrue in India, income taxable in India। अब देखिए थर्ड वाला पॉइंट क्या है। थर्ड वाले पॉइंट में जो एक्चुअल सेलर है ना कीवी, उसने खुद की ही वेबसाइट से क्या करा है, इंडिया के रेसिडेंट को मोबाइल फोन 7,000 मोबाइल फोन बेचे खुद की वेबसाइट के थ्रू। आप खुद की वेबसाइट के थ्रू भी मोबाइल फोन बेच रहे हो तो भी वो ईसीओ ही कहलाएगा, क्योंकि ईसीओ का मतलब होता है वो जो भी पर्सन जो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल प्लेटफॉर्म को ओन एंड क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है।
चाहे आप किसी थर्ड पार्टी ईसीओ के थ्रू बेचो या खुद की ही वेबसाइट से बेचो, ईसीओ कहलाओगे। आपने 7,000 मोबाइल फोन बेचे, एक मोबाइल फोन $2,000 का और $1 80 का, तो आपने टोटल ट्रांजैक्शन इंडिया में 112 करोड़ रुपए की करी है, मतलब 2 करोड़ या 2 करोड़ से ज्यादा की ट्रांजैक्शन करी है। तो आप पे 165A में इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल होगा। कीवी इनकॉर्पोरेटेड यूएसए को खुद को 2% इक्वलाइजेशन लेवी क्वार्टरली बेसिस पे क्या करनी पड़ेगी, इंडिया में डिपॉजिट करनी पड़ेगी। अब अगेन आईसीआई का 2 व्यू आ जाता है। पहला व्यू आ जाता है, जब भी कोई ट्रांजैक्शन सब्जेक्ट टू इक्वलाइजेशन लेवी होगी, ओके, तो फिर 10 क्लॉज 50 से वो इनकम क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। और आईसीआई का सेकंड व्यू कहता है, एज पर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 9, जो इनकम डीम्ड टू एक्रूराइज इन इंडिया का होता है, वो बोलता है अगर किसी नॉन रेसिडेंट का इंडिया में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है, मतलब 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की ट्रांजैक्शन करी है, तो हम उसका इंडिया में क्या मान लेंगे, बिजनेस कनेक्शन मान लेंगे। और बिजनेस कनेक्शन बन गया तो वो इनकम डीम्ड टू एक्रूराइज इन इंडिया हो जाएगी और इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। तो फर्स्ट व्यू बोलता है कि 10 क्लॉज 50 से एग्जेम्प्ट होगी, और सेकंड व्यू बोलता है कि एज पर सेक्शन 9 वो इनकम डीम्ड टू एक्रूराइज इन इंडिया होगी और टैक्सेबल होगी। दोनों एज इट इज जो बताया, एज इट इज वर्ड टू वर्ड मैच कराता हूं, आप ध्यान से सुनिए और देखिए। थ्रू कीवी इनकॉर्पोरेटेड ऑन वेबसाइट टू पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, 7,000 मोबाइल फोन, एक मोबाइल फोन $2,000 का, $1 80 का, टोटल 112 करोड़ की ट्रांजैक्शन। इक्वलाइजेशन लेवी एट द रेट ऑफ 2% अंडर सेक्शन 165A ऑन कीवी इनकॉर्पोरेटेड। ICI first view, no income tax as income exempt under section 10 clause 50. ICI second view, okay, because of significant economic presence in India, okay, business connection in India, income deemed to accruise in India, okay, तो second view के अकॉर्डिंग वो income इंडिया में क्या हो गई है, टैक्सेबल हो गई है। okay, चलिए अब हम इसके किस पे आते हैं, फोर्थ वाले पॉइंट पर आ जाते हैं। यस, तो फोर्थ वाले पॉइंट पे आते हैं। Through Kiwi's own website to person not resident in India and not using IP address in India, no equalization levy under section 165 and 165A, no income tax liability as income not deemed to accruise in India, no business connection in India, no significant economic presence, not received in India। फोर्थ वाला पॉइंट तो बहुत ही सिंपल है। इस पॉइंट में ये कहा जा रहा है, जो कीवी इनकॉर्पोरेटेड यूएसए है, जो कि एक्चुअल सेलर है, उसने अपनी खुद की ही वेबसाइट, ठीक है ना, तो खुद की वेबसाइट ईसीओ हो गई है, तो खुद की ही वेबसाइट से उसने मोबाइल फोन बेचे हैं किनको, जो कि इंडिया के रेसिडेंट नहीं है, और प्लस ना ही उन्होंने इंडिया का आईपी एड्रेस यूज करा है। बेचा मोबाइल फोन है तो 165 में इक्वलाइजेशन लेवी नहीं हो सकती, और बेचा उन्होंने किनको है, जो कि ना तो इंडिया के रेसिडेंट है और ना ही इंडिया का आईपी एड्रेस यूज कर रहे हैं, तो 165A की भी इक्वलाइजेशन लेवी नहीं हो सकती। अब बात करते हैं इनकम टैक्स के सेक्शन 9 की। बेचा इंडिया के रेसिडेंट को नहीं, और ना ही इंडिया के आईपी एड्रेस यूज करने वालों को बेचा है, तो और ना ही वो इनकम इंडिया में क्या हुई है, रिसीव हुई है, तो ऐसी स्थिति में वो इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया है ही नहीं, उनका इंडिया में कोई सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस नहीं बन रहा है, कोई भी बिजनेस कनेक्शन नहीं बन रहा है, सेक्शन 9 से वो इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया नहीं हो रही है। ओके, एज इट इज आपको यहां पर मैच करवाता हूं वर्ड टू वर्ड, आप पढ़ के देख लीजिए। थ्रू कीवीज ऑन वेबसाइट टू पर्सन नॉट रेसिडेंट इन इंडिया and not using IP address in India, no equalization levy under section 165 and 165A, no income tax liability as income not deemed to accruise in India, no business connection in India, no significant economic presence in India। ओके, सिंपल सा पॉइंट था, और इसके लिए अब हमारे पास में लास्ट पॉइंट है। थ्रू कीवीज इनकॉर्पोरेटेड यूएसए फिजिकल स्टोर इन यूएस, ठीक है, टू पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, नो इक्वलाइजेशन लेवी अंडर सेक्शन 165 एंड 165A, no income tax liability as income not deemed to accruise in India, not received in India, no significant economic presence, no business connection in India। ओके, फिफ्थ वाला पॉइंट बहुत सिंपल है, जो कीवी इनकॉर्पोरेटेड यूएसए है
उसकी खुद की यूएसए के अंदर एक फिजिकल स्टोर है और फिजिकल स्टोर से वो मोबाइल फोन बेच रहा है, वहां पर बाहर बेच रहा है किसको, जो कि पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है। बेच का रहा है, बाहर बेच रहा है, फिजिकल स्टोर से बेच रहा है, मोबाइल फोन बेच रहा है। 165 की इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल नहीं होगा। 165 ए भी इक्वलाइजेशन लेवी नहीं होगा क्योंकि वो तो ईसीओ पे होता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म से होता है। ओके, ये तो फिजिकल स्टोर से बेच रहे हैं, तो इक्वलाइजेशन लेवी का तो क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। बेचा माल कहाँ है, बाहर फिजिकल स्टोर से बेचा है। पैसा भी कहाँ रिसीव करा है, यूएसए में ही रिसीव करा है। तो उनका इंडिया में कोई सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस नहीं है, कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं है, कोई इनकम उनकी डीम टू एक्रूराइज इन इंडिया नहीं है, और ना ही इनकम रिसीव्ड इन क्या है, इंडिया है। तो उनकी इनकम पे इंडिया में कोई टैक्सेबिलिटी नहीं बन रही है। वर्ड टू वर्ड मैच करा रहा हूं, आइए देखिए। थ्रू कीवी इनकॉर्पोरेटेड फिजिकल स्टोर इन यूएस to person resident in India, no equalization levy under section 165 and 165A, no income tax liability as income not deemed to accruise in India, not received in India, no significant economic presence, no business connection in India। तो ये हमने इसका एक पार्ट करा है। एग्जाम में आए हुआ क्वेश्चन इतने पार्ट आए हैं और अभी तो इसका एक पार्ट और बाकी है, लेकिन ये वाला पार्ट आपने मतलब ये 11th एडजस्टमेंट नंबर जो है ये आपने ढंग से सुन लिया, ढंग से समझ लिया और बाद में ढंग से रीड कर लिया, तो एक तरीके से लगभग पूरा चैप्टर ही एक क्वेश्चन के अंदर क्या हो गया, समा गया है। ओके, तो रीड करना तो क्या होता है, बनता ही बनता है। बहुत कॉम्पैक्ट नोट्स हैं, प्रीशियस टाइम आपका क्या करेंगे, सेव करेंगे, और अंडरस्टैंडिंग भी आपको क्या देंगे, बहुत देंगे। ओके, अब इसका सेकंड वाला पार्ट है गामा एलएलसी यूके, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, नो पीई इन इंडिया, नो इक्वलाइजेशन लेवी अंडर सेक्शन 165 थ्रू अल्फा इनकॉर्पोरेटेड टारगेटिंग इंडियन कस्टमर $50,000, $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज इज इक्वल टू 40 लाख रुपीज। Equalization levy at the rate of 2% under section 165A on Alpha Incorporated, 165 not applicable, aggregate 2 करोड़ और मोर। अब इतना सा समझाता हूं। सेकेंड वाला पार्ट गामा का है, ठीक है। गामा ने क्या करा है, गामा ने इस बार कोई माल बेचा नहीं है, कोई सर्विस दी नहीं है। गामा इस बार सर्विस ले रहा है, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की सर्विस ले रहा है। ले किससे रहा है, वो ही अल्फा इनकॉर्पोरेटेड यूएसए जो एक ईसीयू है ना, उनसे ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की सर्विस ले रहा है। कौन ले रहा है, गामा वाला ले रहा है। गामा जो कि इंडिया का रेसिडेंट नहीं है, नॉन रेसिडेंट है, और उसका इंडिया में पीई भी नहीं है। भले ही उसने सर्विस ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की ली हो, लेकिन कोई इक्वलाइजेशन लेवी अंडर सेक्शन 165 नहीं होगा, क्योंकि 165 तब होता है जब सर्विस लेने वाला रेसिडेंट हो इंडिया का या फिर नॉन रेसिडेंट हो, लेकिन उसका फिजिकल प्रेजेंस एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए इंडिया में, जो कि गामा का है ही नहीं। तो 165 तो एप्लीकेबल नहीं होगा। जहां 165 नहीं लगता वहां 165A लग सकता है। अगर उसने ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की सर्विस ली है और वो एडवर्टीजमेंट की सर्विस टारगेट करती है उन कस्टमर्स को जो कस्टमर्स इंडिया के रेसिडेंट हैं या इंडिया के आईपी एड्रेस को यूज कर रहे हैं, तो फिर इक्वलाइजेशन लेवी होगी 165A में। लेकिन इक्वलाइजेशन लेवी किस पे होती है, गामा पे नहीं होती, ईसीओ पे होती है, अल्फा वालों पे होगी। प्रोवाइडेड एग्रीगेट ट्रांजैक्शन ईसीओ की इंडिया में 2 करोड़ या 2 करोड़ से क्या हो, ज्यादा की हो, तो 165A में इक्वलाइजेशन लेवी हो जाएगा। ओके, भली सर्विस ली किसने हो, किसी नॉन रेसिडेंट ने ली हो, लेकिन वो एडवर्टीजमेंट टारगेट किसको करेगा, इंडिया के कस्टमर को टारगेट करेगा, जो इंडिया के रेसिडेंट होंगे या इंडिया के जो आईपी एड्रेस यूज करेंगे उनको टारगेट करेगा। तो इक्वलाइजेशन लेवी 165A में होगी, लेकिन ईसीओ पे होगी, अल्फा वालों पे होगी, गामा वालों पे नहीं होगी। 2% की क्या होगी, रेट से होगी, और वो तभी होगी जब एग्रीगेट ट्रांजैक्शन अल्फा की 2 करोड़ या 2 करोड़ से क्या हो, ज्यादा की हो। एज इट इज आपको समझाता हूं। ये रहा गामा एलएलसी, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, यूके की कंपनी है। ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की सर्विस इन्होंने ली है, रिसीव्ड करी है, जिनका इंडिया में कोई फिजिकल एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, कोई इक्वलाइजेशन लेवी नहीं होगी 165 में। थ्रू अल्फा इनकॉर्पोरेटेड टारगेटिंग इंडियन कस्टमर $50,000, 80 रुपीज, 40 लाख रुपीज।
तो किसके, ईसीओ के थ्रू उन्होंने ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की, उनसे क्या लिए, सर्विस लिए जो इंडिया के कस्टमर्स को टारगेट करेंगे। इक्वलाइजेशन लेवी 2% से 165A में हो सकती है, किस पे, अल्फा, ईसीओ पे। 165 तो एप्लीकेबल नहीं होगा, 165A हो सकता है, लेकिन तभी जब ईसीओ का इंडिया के अंदर 2 करोड़ या 2 करोड़ से ज्यादा का क्या हो रहा हो, बिजनेस हो रहा हो। ओके, नाउ अब आईसीआई व्यू फर्स्ट exemption under section 10 clause 50 to Alpha Incorporated. View second, income tax payable by Alpha Incorporated as there is business connection in India. अब यहां पर आईसीआई ने कहा देखो गामा वाले की तो बात ही नहीं होगी, गामा वाले ने तो सर्विस ली है, दी नहीं है, तो उसकी तो इनकम कोई है ही नहीं, उसका तो एक्सपेंस है, उसने तो 40 लाख रुपए की सर्विस ली है। ओके, तो उसकी तो कोई इनकम बन नहीं रही। सर्विस दी किसने है, अल्फा वालों ने दी है, जो कि एक ईसीओ है, ठीक है ना। इनकम तो किसके वालों के लिए, अल्फा वालों के लिए। अब आईसीआई का फर्स्ट व्यू क्या कहता है, भाई जिस भी ट्रांजैक्शन सब्जेक्ट टू इक्वलाइजेशन लेवी हो जाती है तो फिर वो इनकम 10 क्लॉज 50 से एग्जेम्प्ट हो जाती है। अगर आईसीआई के फर्स्ट व्यू को हम के साथ जाते हैं तो जब इक्वलाइजेशन लेवी 165A में हो गया एट द रेट ऑफ 2% एग्रीगेट अमाउंट पे, तो अल्फा इनकॉर्पोरेटेड की इनकम इंडिया में 10 क्लॉज 50 से एग्जेम्प्ट हो गई है। और आईसीआई का सेकंड व्यू पे जाएं जो कि इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 9 से है कि अगर आपने 2 करोड़ से ज्यादा की ट्रांजैक्शन करी है, गुड्स की, सर्विस की, प्रॉपर्टी की, तो आपका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस बन जाएगा इंडिया में। और जिस किसी भी नॉन रेसिडेंट का इंडिया में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस हुआ तो हम उसको उसका बिजनेस कनेक्शन मान लेंगे, और बिजनेस कनेक्शन होने से सेक्शन 9 में वो इनकम डीम टू एक्रूराइज इन इंडिया हो जाती है। तो जो बताया एज इट इज वर्ड टू वर्ड मैच करता हूं। व्यू 1 क्या है कि अल्फा इनकॉर्पोरेटेड जो हैं, ठीक है ना, उनकी इनकम 10 क्लॉज 50 से एग्जेम्प्ट हो जाएगी। दूसरा व्यू, इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 9, बिजनेस कनेक्शन, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, इनकम टैक्स पेबल बाय अल्फा इनकॉर्पोरेटेड। ओके, क्योंकि एज देयर इज बिजनेस कनेक्शन इंडिया, तो वो इनकम उसकी इंडिया में क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक ये बात आपको यहां पर समझ में आ चुकी है। अब इस वाले पार्ट में, गामा वाले केस में सिर्फ 2 ही पॉइंट थे। लास्ट पॉइंट है हमारा, थ्रू अल्फा इनकॉर्पोरेटेड टारगेटिंग यूके कस्टमर, नो इक्वलाइजेशन लेवी अंडर सेक्शन 165A ऑन अल्फा इनकॉर्पोरेटेड एग्रीगेट 2 करोड़ और मोर, नो इनकम टैक्स पेबल बाय अल्फा एज देयर इज नो बिजनेस कनेक्शन, ऑफ कौन सा है, अल्फा। अगेन गामा वाले ने ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की सर्विस ली है, लेकिन इस बार ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की जो सर्विस ली है ये किन कस्टमर्स को टारगेट करने के लिए है, ये यूके के कस्टमर्स को टारगेट करने के लिए। इंडिया के जो कस्टमर्स हैं उनको टारगेट करने के लिए नहीं है, जो इंडिया के रेसिडेंट है या इंडिया के जो आईपी एड्रेस यूज कर रहे हैं उनको टारगेट करने के लिए नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ना तो 165 एप्लीकेबल होगा। 165 इसलिए एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि गामा जिसने सर्विस ली है वो नॉन रेसिडेंट तो है लेकिन उसका इंडिया में पीई भी नहीं है। ओके, तो 165 तो एप्लीकेबल नहीं होगा। और 165A भी एप्लीकेबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो एडवर्टीजमेंट की सर्विस यूके के कस्टमर्स को क्या करने के लिए ली गई है, टारगेट करने के लिए ली गई है। तो 165 और 165A दोनों ही इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल नहीं होगी। नाउ लिसन, अब हम आते हैं सेक्शन किस पे, 9 पे। अब अल्फा वालों का इंडिया में कोई सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस भी नहीं बन रहा है, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने किन को टारगेट करने के लिए दी गई है, यूके के कस्टमर्स को टारगेट करने के लिए दी गई है सर्विस ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की। तो उनका इंडिया में कोई सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस नहीं बन रही, कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं बन रहा है, इस वजह से उनकी इनकम इंडिया में सेक्शन 9 से डीम टू एक्रूराइज इन इंडिया नहीं है। तो आइए देखिए, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की सर्विस ली है, किससे ली है, अल्फा इनकॉर्पोरेटेड से ली है। किन को टारगेट करने के लिए, यूके के कस्टमर को टारगेट करने के लिए। नो इक्वलाइजेशन लेवी ना तो 165 में होगी ना 165A में होगी, और नो इनकम टैक्स पेबल बाय अल्फा इनकॉर्पोरेटेड एज देयर इज नो बिजनेस कनेक्शन, उनका कोई भी बिजनेस कनेक्शन भी नहीं बन रहा है। तो ये हमारा एक एडजस्टमेंट था, सिर्फ एक एडजस्टमेंट था जिसमें मैंने आपके लिए इतना समय लगाया, लेकिन मैंने जितना भी समय लगाया, ठीक है ना,
इसका सिर्फ 15% समय में आप इस एडजस्टमेंट को रीड करके सारी अंडरस्टैंडिंग ले सकोगे। इतना टाइम 85% टाइम आपका ये नोट्स क्या कर देगा, सेव कर देगा, और अंडरस्टैंडिंग भी क्या देगा, जबरदस्त देगा। तो ये हमारा 11th नंबर का क्या था, एडजस्टमेंट था, जो अभी हमने क्या करा है, कवर किया है। चलिए आगे के एडजस्टमेंट पे अब हम चलते हैं। यस, तो अब 13th नंबर वाले एडजस्टमेंट पर आ रहे हैं हम। ओके, तो देखिएगा, एस्टर इनकॉर्पोरेटेड, चलिए इससे पहले एबीसी लिमिटेड, इंडियन कंपनी, ओके, दैट इज इनकम टैक्सेबल इन इंडिया, सेल ऑफ ई रीडर टू इंडियन कस्टमर थ्रू एस्टर इनकॉर्पोरेटेड कैनेडा एंड ECO, नो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया, नो इक्वलाइजेशन लेवी अंडर सेक्शन 165A इफ seller is resident of India or seller is non-resident but having permanent establishment in India and sale of goods are effectively connected with such PE। ओके, अब इसके अंदर क्या है, देखिए, एक इंडियन कंपनी है ABC लिमिटेड, उन्होंने कोई भी प्रोडक्ट ई रीडर है, जो नोटबुक है, वो उन्होंने क्या करा है, ECO के थ्रू बेचा है। ECO के थ्रू बेचा है। ECO कौन है? ECO एक नॉन रेसिडेंट है, जिसका इंडिया में कोई भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, जिसका नाम क्वेश्चन में एस्टर इनकॉर्पोरेटेड रखा गया है, जो कनाडा बेस है। ओके, मतलब नॉन रेसिडेंट है, उनका कोई भी इंडिया में पी नहीं है। माल बेचा किसने है? माल बेचा है एक इंडियन कंपनी जिसका नाम ABC लिमिटेड है। उन्होंने क्या करा है, माल बेचा है, किसको? इंडियन कस्टमर्स को बेचा उन्होंने, इंडियन कस्टमर्स को है। नाउ लिसन, 165 के तो इक्वलाइजेशन लेवी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट और डिजिटल मार्केटिंग स्पेस पे होती है। 165A की भी इक्वलाइजेशन लेवी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जो एक्चुअल सेलर है, अगर एक्चुअल सेलर रेसिडेंट इन इंडिया है, तो फिर उसकी खुद की इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी, और जब उसकी खुद की इनकम टैक्सेबल हो जाएगी तो उस ट्रांजैक्शन पे इक्वलाइजेशन लेवी नहीं होगा। किस पे नहीं होगा? ECO पे नहीं होगा। 165A में इक्वलाइजेशन लेवी किस पर होता है? ECO पे, एस्टर पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ABC लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है, रेसिडेंट है, उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल है। सेकंड, अगर मान लीजिए ABC लिमिटेड इंडियन कंपनी नहीं होती, नॉन रेसिडेंट होती, लेकिन उसका इंडिया में क्या होता? परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होता, और उसने जो ई रीडर बेचे हैं उस परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट से इफेक्टिवली कनेक्टेड है, उस परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट से बेचे हैं, तो अगेन उस नॉन रेसिडेंट की इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। और जब एक्चुअल सेलर की इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी, तो फिर ECO पे 165A में इक्वलाइजेशन लेवी नहीं होगा। तो कब नहीं होगा? दो केस, जब एक्चुअल सेलर या फिर तो इंडिया के रेसिडेंट हो, या फिर नॉन रेसिडेंट हो, उनका इंडिया में PE हो, और जो गुड्स उन्होंने बेचे हैं वो गुड्स उस PE से इफेक्टिवली कनेक्टेड हो। एज इट इज आपको वर्ड क्या करता हूं, बताता हूं। देखिए, सेलर कौन है? ABC लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है जिसकी खुद की इनकम टैक्सेबल इन इंडिया है। बेचा इन्होंने ई रीडर है, इंडियन कस्टमर्स को बेचा है, बेचा किसी को भी हो, इंडियन कस्टमर्स को बेचा है। बेचा किसके थ्रू है? एस्टर इनकॉर्पोरेटेड एक ECO है जिनका PE नहीं है। ओके, नाउ नो इक्वलाइजेशन लेवी, 165A में इक्वलाइजेशन लेवी नहीं होगी। दो केस हैं, अगर सेलर रेसिडेंट इन इंडिया हो तो भी इक्वलाइजेशन लेवी नहीं होती है ECO पे, या फिर अगर सेलर नॉन रेसिडेंट हो लेकिन उसका इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट हो, और जो सेल ऑफ गुड्स उसने करे हैं वो इफेक्टिवली कनेक्टेड होनी चाहिए विथ सच PE से, तो भी उस केस में 165A में इक्वलाइजेशन लेवी नहीं होती है। किस पे? ECO पे। तो नो इक्वलाइजेशन लेवी अंडर सेक्शन 165 एंड 165A दोनों में ही नहीं होगी। नाउ अब इसका सेकेंड पार्ट, सेल ऑफ ई रीडर टू कस्टमर्स आउटसाइड इंडिया बट यूजिंग IP एड्रेस इन इंडिया। अगेन कोई इक्वलाइजेशन लेवी नहीं होगी 165A में। रीजन बीइंग क्या है? क्योंकि जो सेलर है, एक्चुअल सेलर है, जो ECO के थ्रू माल बेच रहा है, ECO के थ्रू माल बेच रहा है, वो खुद इंडिया का क्या है? रेसिडेंट है। और जब वो खुद इंडिया का रेसिडेंट है तो उसकी इनकम इंडिया में क्या है? टैक्सेबल है। जब एक्चुअल सेलर की इनकम इंडिया में टैक्सेबल है तो ECO पे, बाहर विदेशी ECO पे 165A इक्वलाइजेशन लेवी नहीं होगा। आइए देखिए, मैंने लिखा भी है,
सेल ऑफ ई रीडर टू कस्टमर आउटसाइड इंडिया बट यूजिंग आईपी एड्रेस इन इंडिया, लेकिन सेलर तो एबीसी लिमिटेड ही है। नो इक्वलाइजेशन लेवी अंडर सेक्शन 165A। नाउ थर्ड पॉइंट, पेड 25 lakh rupees फॉर होस्टिंग एडवर्टीजमेंट फॉर प्रमोटिंग सेल टू कस्टमर्स आउटसाइड इंडिया, इक्वलाइजेशन लेवी एट द रेट ऑफ 6% अंडर सेक्शन 165 ऑन एबीसी लिमिटेड। थर्ड वाले पॉइंट में क्या हुआ, जो एबीसी लिमिटेड है, इंडियन कंपनी है, उसने बाहर कनाडा का जो एस्टर इनकॉर्पोरेटेड है उनसे ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की क्या ली है, सर्विस ली है उन्होंने ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की सर्विस ली है। अब सर्विस देने वाला कौन है, नॉन रेसिडेंट है जिसका इंडिया में कोई भी पीई नहीं है। जिसने सर्विस ली है वो इंडिया का कौन है, रेसिडेंट है, बिजनेस पर्पस से ली है, वो उस एक्सपेंडिचर 25 लाख रुपए की क्या लेगा, डिडक्शन लेगा। अब जिसको वो पेमेंट कर रहा है एस्टर इनकॉर्पोरेटेड जिसका इंडिया में पीई नहीं है, तो उसकी इनकम तो इंडिया में टैक्सेबल हो नहीं रही। लेकिन जिसने ये सर्विस ली है एबीसी लिमिटेड, वो तो 25 लाख के खर्चे की रिडक्शन ले रहा है। तो यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लॉस ऑफ रेवेन्यू होता था। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या कहा, एबीसी लिमिटेड जब आप 25 लाख रुपए का क्या करोगे, पेमेंट करोगे, क्रेडिटेड करोगे, पेड करोगे, तो आप उस पे सेक्शन 165 में 6% इक्वलाइजेशन लेवी क्या करोगे, डिडक्ट करोगे, और वो मंथली बेसिस पे अगले महीने की 7 तारीख तक सरकार को जमा कराओगे। तो एबीसी लिमिटेड चूंकि रेसिडेंट है, उसने वो होस्टिंग एडवर्टीजमेंट की सर्विस बिजनेस पर्पस से ली है, और उसका अमाउंट 1 लाख रुपए से ज्यादा है, एग्रीगेट पूरे साल भर में 1 लाख रुपए से क्या है, ज्यादा है। तो 6% की इक्वलाइजेशन लेवी 165 में एबीसी लिमिटेड को डिडक्ट करनी पड़ेगी और अगले महीने की 7 तारीख तक डिपॉजिट करनी पड़ेगी। तो आइए देखिए, पेड 25 लाख रुपीस फॉर होस्टिंग एडवर्टीजमेंट फॉर प्रमोटिंग सेल्स टू कस्टमर्स आउटसाइड इंडिया। डजेंट मैटर कि कस्टमर्स कहां आउटसाइड इंडिया है, डजेंट मैटर। इक्वलाइजेशन लेवी एट द रेट ऑफ 6% अंडर सेक्शन 165 ऑन एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड डिडक्ट करके क्या करेगा, अगले महीने की 7 तारीख तक उसे जमा कराएगा। तो इसके अंदर हमारे क्या थे, 3 पॉइंट थे। अब इसका वन मोर पार्ट है, वो हम क्या करते हैं, कवर करते हैं। यस, अब इस क्वेश्चन के अगले वाले पार्ट पर आते हैं। देखिए कितने बड़े क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितने इंपॉर्टेंट है। XYZ इनकॉर्पोरेटेड सिंगापुर, नो पी इन इंडिया, सेल ऑफ ई रीडर टू इंडियन कस्टमर्स, इक्वलाइजेशन लेवी अंडर सेक्शन 165A एट द रेट ऑफ 2% on Aster Incorporated if aggregate receipts of Aster Incorporated from such activities is equal to 2 crore और more than 2 crore। अब यहां पर कौन है, जो एक्चुअल सेलर है, जो ईसीओ के थ्रू ई रीडर को बेच रहा है, जो एक्चुअल सेलर है वो कहां का है, नॉन रेसिडेंट है, और उसका इंडिया में कोई भी पीई नहीं है, उसका इंडिया में कोई भी पीई नहीं है, नॉन रेसिडेंट है। ईसीओ कौन है, एस्टर इनकॉर्पोरेटेड है कनाडा का, जो कि एक नॉन रेसिडेंट है, उसका भी इंडिया में पी नहीं है। ये ई रीडर जो उन्होंने बेचे हैं, किसको बेचे हैं, इंडियन कस्टमर्स को बेचे हैं, ई रीडर बेचे हैं, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट नहीं है। 165 का क्वेश्चन ये राइज नहीं होता, बात है 165A की, ठीक है ना। ईसीओ के थ्रू बेचे गए हैं, गुड्स बेचे गए हैं, किनको बेचे गए हैं, जो इंडियन कस्टमर है, इंडियन कस्टमर का मतलब जो इंडिया के क्या है, रेसिडेंट है, उनको बेचे गए हैं, उनको बेचे गए हैं। तो 165A में इक्वलाइजेशन लेवी हो सकती है 2% की रेट से, अगर वो जो ईसीओ है उसकी जो एग्रीगेट एक्टिविटीज से, जो ट्रांजैक्शन से जो है, वो अगर 2 करोड़ रुपए या 2 करोड़ से ज्यादा है, तो फिर 2% की रेट से इक्वलाइजेशन लेवी होगी। किसको जमा कराना पड़ेगा, ईसीओ, एस्टर इनकॉर्पोरेटेड कनाडा, उसको जमा कराना पड़ेगा। एक्चुअल सेलर को जमा नहीं कराना है, जमा किसको कराना है, जमा कराना है किसको, जमा कराना है ईसीओ को जमा कराना है। अब इसमें भी टैक्सेबिलिटी की बात करें तो व्यू फर्स्ट क्या बोलता है, जिस भी ट्रांजैक्शन पे इक्वलाइजेशन लेवी हो जाती है, तो फिर इनकम जो है, एक्चुअल सेलर की जो इनकम है, एक्चुअल सेलर कौन है, XYZ इनकॉर्पोरेटेड, उसकी इनकम 10 क्लॉज 50 से एग्जेम्प्ट हो जाएगी। और आईसीआई का सेकंड व्यू क्या बोलता है, ये इक्वलाइजेशन लेवी जो 165A में 2% हुई है, ये तो किसने जमा कराई है, ये तो एस्टर ने जमा कराई है।
एस्टर ने जमा कराई है, तो एक्स वाई जेड इनकॉर्पोरेटेड की इनकम क्या नहीं होगी, एग्जेम्प्ट नहीं होगी 10 क्लॉज 50 से। उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो सकती है अगर उसका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस बनता है। और सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस कब बनेगा, जब 2 करोड़ से ज्यादा का हो, तो फिर उसकी इनकम इंडिया में डीम टू एक्रूराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा और वो टैक्सेबल होगी। तो इसमें भी अगेन क्या बनते हैं, 2 व्यू बनते हैं। अब जो बताया एज इट इज मैं आपको बताता हूं। एक्चुअल सैलरीज एक्स वाई जेड इनकॉर्पोरेटेड सिंगापुर, नो पी इन इंडिया, सेल ऑफ ई रीडर टू इंडियन कस्टमर को, ईसीओ के थ्रू उन्होंने ई रीडर बेचा है, इंडियन कस्टमर को बेचा है। इक्वलाइजेशन लेवी पॉसिबल है 165A में एट द रेट ऑफ 2% से ऑन एस्टर ईसीओ पे। तभी होगा जब एग्रीगेट रिसीट जो है, ईसीओ की जो एग्रीगेट रिसीट्स है वो 2 करोड़ रुपए या 2 करोड़ रुपए से ज्यादा हो, तो फिर क्या होगा, इक्वलाइजेशन लेवी होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में टैक्सेबिलिटी पूछी नहीं थी। इस क्वेश्चन के अंदर एक्स वाई जेड इनकॉर्पोरेटेड की टैक्सेबिलिटी पूछी नहीं थी। मैंने बता दी व्यू 1 से 10 क्लॉज 50 से एग्जेम्प्ट होगी, व्यू 2 में एग्जेम्प्ट नहीं होगी। अभी इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, अगेन एक्स वाई जेड इनकॉर्पोरेटेड ने सेल ऑफ ई रीडर टू कस्टमर्स आउटसाइड इंडिया बट यूजिंग आईपी एड्रेस इन इंडिया। अगेन बेचने वाला बाहर का है, डजंट मैटर। बेच किसके थ्रू रहे हैं, ईसीओ के थ्रू, जो कि एक क्या है, नॉन रेसिडेंट है, जिसका इंडिया में पी नहीं है। बेच किसको रहे, इंडिया के रेसिडेंट को नहीं बेच रहे, इंडिया के रेसिडेंट को नहीं बेच रहे, नॉन रेसिडेंट को बेच रहे हैं। लेकिन ये वो नॉन रेसिडेंट है जिन्होंने इंडिया का आईपी एड्रेस क्या करा है, यूज करा है। और 165A यही बोलता है कि अगर आप ईसीओ हो, सेल ऑफ डेटा कर रहे हो, एडवर्टीजमेंट की सर्विस दे रहे हो, या गुड्स बेच रहे हो, सर्विस बेच रहे हो, जो कि इंडिया कस्टमर कौन है, इंडिया के रेसिडेंट है या आईपी एड्रेस यूज कर रहे हैं, तो 165A में 2% की रेट से इक्वलाइजेशन लेवी होगी। अगेन एग्रीगेट ट्रांजैक्शन 2 करोड़ रुपए या 2 करोड़ रुपए से क्या हो, ज्यादा की हो, 2 करोड़ रुपए या 2 करोड़ रुपए से क्या हो, ज्यादा की हो। तो सेम बात यहां पर भी यही है, सेल ऑफ ई रीडर कराए टू कस्टमर आउटसाइड इंडिया, नॉन रेसिडेंट है, लेकिन आईपी एड्रेस उन्होंने कहां का यूज करा है, इंडिया का यूज करा है, तो इसलिए इक्वलाइजेशन लेवी 165A में एट द रेट ऑफ 2% से हो सकेगी ईसीओ पे, प्रोवाइडेड एग्रीगेट रिसीट जो है ईसीओ की वो 2 करोड़ रुपए या 2 करोड़ रुपए से ज्यादा हो तो हो सकेगी। नाउ थर्ड एंड क्या है, लास्ट पॉइंट है इसका, पेड 32 लाख रुपीज फॉर होस्टिंग एडवर्टीजमेंट for promoting sale to customers in India. Equalization levy 165A at the rate of 2% on Aster Incorporated. Equalization levy 165 not applicable as no P in India of XYZ Incorporated. थर्ड वाला पॉइंट में ये जो XYZ था उसने इस बार कुछ बेचा नहीं था, ई रीडर बेचे नहीं थे, इसने तो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की सर्विस ली थी, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की सर्विस ली थी ईसीओ के थ्रू, इसने ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की सर्विस ली। ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की सर्विस पे 165 में इक्वलाइजेशन लेवी होता है, लेकिन यहां पर नहीं होगा क्योंकि जिसने ये सर्विस ली है वो नॉन रेसिडेंट है और उसका इंडिया में कोई भी पीई नहीं है, उसका इंडिया में पीई नहीं है। अगर इंडिया में पीई होता तो 165 में इक्वलाइजेशन लेवी होती। अब चूंकि XYZ इनकॉर्पोरेटेड का, ठीक है ना, सिंगापुरी है ना, ये सिंगापुर के तो थे, यस, इनका कोई भी पीई नहीं है इंडिया में, इस वजह से 165 में इक्वलाइजेशन लेवी नहीं होगी। लेकिन 165A लग सकेगा, जहां 165 नहीं लगता है वहां 165A लग सकेगा। देखना होगा ये ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की जो सर्विस ली है, ये एडवर्टीजमेंट किन को टारगेट करता है, क्या इंडिया के जो रेसिडेंट है या इंडिया के जो आईपी एड्रेस यूज कर रहे हैं, मतलब इंडियन कस्टमर को टारगेट कर रहा है, तब तो 6% की रेट से, 2% की रेट से ईसीओ को इक्वलाइजेशन लेवी जमा कराना पड़ेगा। तो आप देखिए 32 लाख रुपए पे करें होस्टिंग एडवर्टीजमेंट प्रमोटिंग सेल्स टू कस्टमर्स इंडिया, मतलब वो एडवर्टीजमेंट की सर्विस किसको टारगेट कर रही है, इंडिया के कस्टमर को टारगेट कर रही है। तो 165A में एट द रेट ऑफ 2% से इक्वलाइजेशन लेवी होगी, वो किस पे होगी, ईसीओ पे होगी। 165 एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि XYZ जिसने ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की सर्विस ली है वो है तो नॉन रेसिडेंट है, लेकिन उसका इंडिया में कोई भी क्या नहीं है, पीई नहीं है, इसलिए 165 क्या नहीं हो सकेगा, एप्लीकेबल नहीं हो सकेगा। इसी के साथ में 13th नंबर का पॉइंट भी हमने यहां पर क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। आइए अब 12th नंबर का पॉइंट क्या करते हैं, कवर करते हैं। यस, तो अब हम आ गए हैं 12th नंबर के एडजस्टमेंट पे। सर इनकॉर्पोरेटेड यूएसए
digital platform, that is electronic platform, no PE in India. Providing digital space, online marketing space for online advertisement to Indian companies, that is resident for business purpose, and charging 80,000 rupees from each client in a financial year. And there are 1,000 clients in total. No equalization levy under section 165 on Indian company because aggregate amount per client not exceed 1 lakh rupees. Equalization levy under section 165A at the rate of 2% on sir incorporated if aggregate 2 करोड़ और मोर. देखिए बहुत ही सिंपल सा है ये. ऐसा क्वेश्चन आया तो बाहर एक सर इनकॉर्पोरेटेड है, सर इनकॉर्पोरेटेड है डिजिटल प्लेटफॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म में, नॉन रेसिडेंट है, इंडिया में कोई भी पीए नहीं है. ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की, डिजिटल मार्केटिंग स्पेस की उन्होंने सर्विस प्रोवाइड करी है इंडियन कंपनीज को. इंडियन कंपनीज का मतलब है जो कि रेसिडेंट है, बिजनेस पर्पस के लिए दी है, वो उस एक्सपेंडिचर की डिडक्शन भी लेंगे. टोटल 1000 क्या है ऐसे क्लाइंट हैं जिनको उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग स्पेस की सर्विस प्रोवाइड करी है और ईच क्लाइंट से 80,000 रुपीज इन ए फाइनेंशियल ईयर एग्रीगेट वो चार्ज कर रहे हैं. 165 में इक्वलाइजेशन लेवी नहीं होगी. रीजन बीइंग सिंपल है क्योंकि ईच क्लाइंट का क्या नहीं है, 1000 रुपीज से ज्यादा नहीं है. ओके कितने से ज्यादा नहीं है, 1000 रुपीज से ज्यादा नहीं है. 1 लाख रुपीज से क्या नहीं है, ज्यादा नहीं है. ईच क्लाइंट का जो अमाउंट है, एग्रीगेट अमाउंट है इन ए फाइनेंशियल ईयर, वो 1 लाख रुपीज से क्या नहीं है, ज्यादा नहीं है. इस वजह से 165 में जो इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करनी होती है इंडियन कंपनी को एट द रेट ऑफ 6% से, वो नहीं होगी. जहां 165 नहीं लगता वहां 165A लग सकता है. 165A लग सकता है. तो इन्होंने जो अपनी सर्विस दी है किनको दी है, इंडियन कंपनीज को क्या करी है, प्रोवाइड करी है, जो कि क्या है, इंडिया के रेसिडेंट है. और अगर एग्रीगेट अमाउंट 2 करोड़ रुपए या 2 करोड़ रुपए से ज्यादा होता है, जो कि इस केस में हो रहा है, ठीक है ना, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो 2 करोड़ और 2 करोड़ से क्या हो गया, ज्यादा हो गया. तो 165A में 2% की रेट से इक्वलाइजेशन लेवी होगी. बस विशेष बात यह है 165A में इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट नहीं करनी होती पेयर को. खुद नॉन रेसिडेंट जो ईसीयू है उसको क्या करना पड़ता है, क्वार्टरली बेसिस पे डिपॉजिट करना होता है. तो जितना भी समझा है एज इट इज वर्ड टू वर्ड लिखा हुआ है. देखिए ये सर इनकॉर्पोरेटेड यूएसए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जिसका इंडिया में कोई पी नहीं है. डिजिटल स्पेस फॉर ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की सर्विस दिए इंडियन कंपनीज जो कि क्या रेसिडेंट है, और हर क्लाइंट से 80,000 रुपीज इन्हें फाइनेंशियल ईयर चार्ज कर रहे हैं. और ऐसे टोटल 1000 क्लाइंट्स हैं. कोई इक्वलाइजेशन लेवी 165 में नहीं होगी क्योंकि किसी भी क्लाइंट का एग्रीगेट अमाउंट इन ए फाइनेंशियल ईयर 1 लाख रुपीज से ज्यादा नहीं है. लेकिन इक्वलाइजेशन लेवी 165A में हो जाएगी 2% की रेट से, और खुद ईसीओ को, सर इनकॉर्पोरेटेड यूएसए को जमा कराना पड़ेगा क्योंकि एग्रीगेट अमाउंट उनका इंडिया में सर्विस देने से 2 करोड़ रुपए या 2 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है. तो ये हमारा 12th नंबर का क्या था, एडजस्टमेंट था. ओके चलिए इसके बाद में हम 14th नंबर का एडजस्टमेंट करते हैं. तो ये मैंने नाम रख दिया गूगल एलएलसी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी यूएसए एंड ईसीओ, नो पीई इन इंडिया. सेल ऑफ गुड्स टू पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया यूजिंग इंटरनेट फ्रॉम इंडिया एंड एग्रीगेट अमाउंट चार्ज इज 1 करोड़ 96 लाख रुपीज. सेल प्रोसीड रिसीव फ्रॉम पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया while visiting some other neighboring countries 7 lakh rupees. Aggregate amount is 2 crore 3 lakh rupees. Equalization levy at under section 165A at the rate of 2% on Google LLC USA. बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना. Google LLC लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, ओके, यूएसए की, नॉन रेसिडेंट, जिसका इंडिया में कोई भी पीई नहीं है, एक ईसीओ है. उन्होंने सेल ऑफ क्या करा है, गुड्स करा है. उन्होंने क्या करा है, सेल ऑफ क्या करा है, गुड्स करा है. किन को करा है, जो इंडिया के रेसिडेंट है और इंडिया का ही आईपी एड्रेस यूज कर रहे थे, लेकिन 1 करोड़ 96 लाख रुपीस का. इन्होंने, ईसीओ ने उनको भी सेल ऑफ गुड्स करा है जो कि है तो इंडिया के रेसिडेंट है, लेकिन उन्होंने इंडिया का आईपी एड्रेस यूज नहीं करा. डजंट मैटर. सेक्शन 165A में 2 चीजें देखी जाती है, या फिर तो आप इंडिया के रेसिडेंट हो, भले आपने आईपी एड्रेस इंडिया का यूज करा या नहीं करा. दूसरा, या फिर आप इंडिया के रेसिडेंट नहीं हो, नॉन रेसिडेंट हो, लेकिन आपने इंडिया का आईपी एड्रेस यूज कराओ.
इस क्वेश्चन में जिनको हमने सेल ऑफ गुड्स किया है वो रेसिडेंट है। अब चाहे वो इंडिया का आईपी एड्रेस यूज करें या आईपी एड्रेस यूज नहीं करें, एग्रीगेट अमाउंट अगर 2 करोड़ रुपए या 2 करोड़ रुपए से ज्यादा होता है, ठीक है, तो वो जो नॉन रेसिडेंट ईसीयू है जिसका इंडिया में पीई नहीं है, उसको 2% की रेट से इक्वलाइजेशन लेवी क्वार्टरली बेसिस पे क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो आइए देखिए, यही है गूगल एलएलसी यूएसए ईसीओ है जिनका पीई नहीं है, सेल ऑफ गुड्स कराए टू पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया को यूजिंग इंटरनेट फ्रॉम इंडिया, मतलब आईपी एड्रेस इंडिया का यूज कर रहे थे। सेल प्रोसीड रिसीव्ड फ्रॉम पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया व्हाइल विजिटिंग सम अदर नेबरिंग कंट्रीज, है तो रेसिडेंट है लेकिन आईपी एड्रेस इंडिया का यूज नहीं कर रहे थे, डजंट मैटर, रेसिडेंट तो है। एग्रीगेट अमाउंट करा तो ये 2 करोड़ 2 करोड़ 3 लाख रुपीस आया, मतलब 2 करोड़ और मोर देन 2 करोड़ हुआ, तो 165A में इक्वलाइजेशन लेवी होगी एट द रेट ऑफ 2% से, और ये जमा करानी पड़ेगी किसको, गूगल एलएलसी को, ठीक है ना, उनको क्या करनी पड़ेगी, जमा करानी पड़ेगी। चलिए इसके बाद में 15th नंबर पॉइंट पर हम आते हैं, अलीबाबा ईसीओ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, नॉन रेसिडेंट, नो पी इन इंडिया, providing computer software to various Indian customers, royalty under section 9 subsection 1 clause 6, no equalization levy, TDS under section 195। देखिए हमने ऐसा पढ़ा है, हम जो भी नॉन रेसिडेंट जिसका इंडिया में कोई भी पीई नहीं है उसको हम जो भी पेमेंट कर रहे हैं, अगर एज पर सेक्शन 90, 90A, 91, ठीक है ना, मतलब दो कंट्रियों के बीच में जो क्या है एग्रीमेंट है, एज पर सेक्शन 90 और 90A डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो होते हैं, अगर उस पेमेंट को रॉयल्टी माना गया है, अगर उस पेमेंट को रॉयल्टी माना गया है, ठीक है, इन द हैंड्स ऑफ किसके, इन द हैंड्स ऑफ पेई के, रॉयल्टी माना गया, इंडिया में इनकम वो टैक्सेबल होगी, तो अगर उस अमाउंट को रॉयल्टी या फी फॉर टेक्निकल सर्विस मान लिया गया है अंडर सेक्शन 90 और 90A से जो एग्रीमेंट हुआ है, तो फिर उस पे कोई भी इक्वलाइजेशन लेवी नहीं की जाएगी अंडर सेक्शन 165 और 165A, ठीक है ना, क्योंकि रीजन ही नहीं है इक्वलाइजेशन लेवी करने का, क्योंकि वो रॉयल्टी की इनकम उसकी इंडिया में वैसे ही टैक्सेबल हो जाएगी। तो यहां पर भी यही है, ये अलीबाबा है, ईसीओ है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की इन्होंने क्या करी है, प्रोवाइड करी है वेरियस इंडियन कस्टमर को, और एज पर सेक्शन 90A वो जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर परचेज करा जिसका पेमेंट करा उसको क्या माना गया, रॉयल्टी माना गया है सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 और क्लॉज किससे, 6 से। तो जब जिस अमाउंट को अगर हम रॉयल्टी मान लेते हैं तो फिर वो इक्वलाइजेशन लेवी नहीं होता है 165 या 165A में, वो रॉयल्टी इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो चुकी है नॉन रेसिडेंट की, तो उसका टैक्स डिडक्शन होगा अंडर सेक्शन किस में, 195 में, एट द रेट इन फोर्स से। वैसे ही के एग्जांपल अगेन अलीबाबा है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, वेरियस इंडियन कस्टमर, एज पर DTAA अंडर सेक्शन 90A, नॉट रॉयल्टी, इक्वलाइजेशन लेवी अंडर सेक्शन 165A एट द रेट ऑफ 2% ऑन अलीबाबा। अब इसके अगले पार्ट में ऐसा कहा गया है, पेमेंट वही कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का किया गया है, ईसीओ को किया गया है, जो कि एक नॉन रेसिडेंट है जिसका इंडिया में पीई नहीं है, पेमेंट करने वाला इंडियन कंपनीज है, इंडियन कस्टमर है, जो कि क्या है, इंडिया के रेसिडेंट है। उन्होंने सॉफ्टवेयर के लिए पेमेंट करा, लेकिन एज पर सेक्शन 90 और 90A डबल टैक्सेशन जो अवॉइडेंस एग्रीमेंट है उनके अकॉर्डिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को पेमेंट को रॉयल्टी नहीं माना गया है। जब रॉयल्टी नहीं माना गया है तो इस पे इक्वलाइजेशन लेवी हो सकती है, 165 तो होगी नहीं क्योंकि वो तो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट पे होती है, तो अंडर सेक्शन 165A में जरूर हो जाएगी अगर एग्रीगेट अमाउंट 2 करोड़ रुपए या 2 करोड़ रुपए से ज्यादा होता है, और 165A में इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट नहीं करनी होती है, जो नॉन रेसिडेंट ईसीओ होता है वो खुद 2% की रेट से ग्रॉस अमाउंट पे इंडिया में जमा कराता है। तो आप देखिए ये अलीबाबा ईसीओ है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया गया वेरियस इंडियन कस्टमर्स को, अगर एग्रीगेट अमाउंट 2 करोड़ रुपए या 2 करोड़ रुपए से ज्यादा हुआ वेरियस कस्टमर का, तो 2% की रेट से इक्वलाइजेशन लेवी होगी और अलीबाबा जमा कराएगा। एज पर DTAA अंडर सेक्शन 90A उस अमाउंट को रॉयल्टी नहीं माना गया है, इसी वजह से 165A में इक्वलाइजेशन लेवी हो पा रही है। ओके, चलिए चलिए आगे के एडजस्टमेंट अब हम करते हैं। यस यस, चलिए तो एडजस्टमेंट नंबर 6 पर हम आ रहे हैं। xyz.com
an electronic commerce operator of China, no PE in India, sell goods worth rupees 1.2 crore to Indian residents. Online advertisement to Indian resident, aggregate bill to individual resident does not exceed 1 lakh rupees, but gross amount of all bill to all individual 70 lakh rupees. Online advertisement to non-resident which target customers resident or IP address in India, that is 20 lakh rupees. Aggregate amount 120 lakh, 70 lakh plus 20 lakh, that is 215 lakh, that is 200 lakh or more. Equalization levy at the rate of 2% under section 165A. Equalization levy under section 165A at the rate of 2%. No equalization levy at the rate of 6% under section 165 as consideration does not exceed 1 lakh rupees per client. Equalization levy at the rate of 2% under section 165. ओके, चलिए देखिए यहां पर क्या है, एक चाइना का ई कॉमर्स क्या है, वेबसाइट है जिसका इंडिया में कोई भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। सबसे पहली बात करें तो उसने कोई ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की सर्विस दी है इंडिया के रेसिडेंट्स को, ठीक है ना, बिजनेस पर्पस के लिए दी है। बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स को दी है, लेकिन हर कस्टमर से जो पैसा चार्ज कर रहे हैं वो 1 लाख रुपए से ज्यादा का नहीं है। इस वजह से 165 में इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट नहीं करनी है इंडियन कस्टमर्स जो रेसिडेंट्स हैं एट द रेट ऑफ 6% से नहीं करनी है। लेकिन ऐसा एग्रीगेट अमाउंट टोटल कितना है, 70 लाख रुपीस है, तो 165 में इक्वलाइजेशन लेवी नहीं होगी ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट पे, ठीक है। 165A में जब नहीं होती है तो 165A एप्लीकेबल हो सकता है। अब उस ई कॉमर्स ऑपरेटर ने जो चाइना का है जिसका इंडिया में पी नहीं है, उसने गुड्स वर्थ 120 लाख, 120 लाख का मतलब होता है 1 करोड़ 20 लाख रुपीस के उसने गुड्स क्या करे हैं, सेल करे हैं इंडिया के रेसिडेंट्स को। इंडिया के रेसिडेंट्स को उन्होंने क्या करें, सेल करे हैं, या फिर जो इंडिया का आईपी एड्रेस यूज कर रहे हैं उनको उन्होंने सेल करे। गुड सेल करने पे 165 तो होता ही नहीं है, 165A हो सकता है, लेकिन 165A तभी होता है जब उस चाइना वाले ई कॉमर्स ऑपरेटर का एग्रीगेट रिसीट्स इन ए फाइनेंशियल ईयर 2 करोड़ रुपए या 2 करोड़ रुपए से क्या हो, ज्यादा हो, तो फिर इक्वलाइजेशन लेवी वो जमा कराएगा एट द रेट ऑफ कितने से, 2% से, ठीक है। तो ये 1 करोड़ 20 लाख की ट्रांजेक्शन थी। फिर एक और ट्रांजैक्शन ई कॉमर्स ऑपरेटर ने ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की सर्विस दी किसी नॉन रेसिडेंट को ही है, लेकिन वो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट जो टारगेट कर रहा है ना, वो कौन से कस्टमर्स को टारगेट कर रहा है, उन कस्टमर को जो इंडिया के हैं। इंडिया के होने का मतलब जो इंडिया के रेसिडेंट हैं या फिर इंडिया का आईपी एड्रेस क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसको उन्होंने ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की क्या दी है, सर्विस दी है। ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की क्या दी है, सर्विस दी है, जो टारगेट किसको कर रहे हैं, इंडिया के कस्टमर को क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। तो इस केस में भी 165A एप्लीकेबल हो सकता है, लेकिन 165A की कंडीशन ये होती है कि वो जो चाइना में बैठा वाला ई कॉमर्स ऑपरेटर है, इंडिया में उसने जितनी भी एक्टिविटीज करी है, डेटा बेचा है, गुड्स बेचा है, सर्विस दी है, एडवर्टीजमेंट दी है, जो इंडिया के कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं, इन सभी से एग्रीगेट रिसीट उसकी 2 करोड़ रुपए या 2 करोड़ रुपए से ज्यादा हो, तो फिर उस ई कॉमर्स ऑपरेटर को इंडिया में 2% इक्वलाइजेशन लेवी जमा करानी पड़ेगी। तो आइए देखिए, सबसे पहले उस ईसीओ ने ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की क्या दी है, सर्विस दी है। किसको दी है, इंडियन रेसिडेंट्स को दी है। इंडियन रेसिडेंट्स को दे रहे हो, बिजनेस पर्पस से दे रहे हो, 165 एप्लीकेबल हो सकता है अगर पर कस्टमर एग्रीगेट अमाउंट इन ए फाइनेंशियल ईयर 1 लाख रुपए से ज्यादा हो। लेकिन यहां पर एग्रीगेट बिल जो है इंडिविजुअल रेसिडेंट का, वो 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, इस वजह से 165 की इक्वलाइजेशन लेवी नहीं हो सकती। देखिए, नो इक्वलाइजेशन लेवी एट द रेट ऑफ 6% अंडर सेक्शन 165, क्योंकि किसी भी इंडिविजुअल कस्टमर का एग्रीगेट बिल 1 लाख रुपए से ज्यादा का नहीं है। लेकिन बट ग्रॉस अमाउंट ऑफ ऑल बिल टू ऑल इंडिविजुअल कितना है, 70 लाख है। इसको हम एग्रीगेट करके देखेंगे। बाकी अदर सर्विसेज जो दी है या गुड्स बेचे हैं, अगर 2 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा हुआ तो फिर 165A वाला इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल होगा। इसके बाद में सेकंड हमने करा था, उस ईसीओ ने इंडिया में गुड्स बेचे हैं 1 करोड़ 20 लाख रुपए के 1.2 CR के टू इंडियन रेसिडेंट्स को। ओके, इसको भी अपन 70 लाख के साथ में क्या कर लेंगे, एग्रीगेट कर लेंगे। और तीसरा, इसने ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट दिया है, 165 एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ये इन्होंने किसको दिया है, किसी नॉन रेसिडेंट को दिया है जिसका इंडिया में पीई नहीं है।
अगर आप ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की सर्विस देते हो, किसी नॉन रेसिडेंट को देते हो जिसका इंडिया में पीई नहीं है, तो 165 एप्लीकेबल नहीं होता है। और जहां 165 नहीं होता है वहां 165 ए एप्लीकेबल हो सकता है, प्रोवाइडेड वो एडवर्टीजमेंट की सर्विस टारगेट करती हो इंडिया के कस्टमर को। और यहां पर यही लिखा है कि ये एडवर्टीजमेंट की सर्विस टारगेट करती है जो कस्टमर रेसिडेंट इन इंडिया है या फिर आईपी एड्रेस जो यूज कर रहे हैं 20 लाख। इसको भी अपन एग्रीगेट कर लेंगे 1 करोड़ 20 लाख के साथ में, 70 लाख के साथ में इसको एग्रीगेट कर लेंगे तो ये 2 करोड़ 15 लाख आ गया, जो कि 2 करोड़ और 2 करोड़ से क्या है, ज्यादा है। तो इन तीनों ट्रांजैक्शन पे 2% की रेट से इक्वलाइजेशन लेवी होगी, जो कौन जमा कराना पड़ेगा, ईसीओ को जमा कराना पड़ेगा। ये xyz.com है ना, उसको इक्वलाइजेशन लेवी 2% की रेट से डिपॉजिट करनी होगी। तो इक्वलाइजेशन लेवी एट द रेट ऑफ 2%, इक्वलाइजेशन लेवी एट द रेट ऑफ 2%, इक्वलाइजेशन लेवी एट द रेट ऑफ 2% अंडर सेक्शन 165A, अंडर सेक्शन 165A और अंडर सेक्शन 165A। ओके, बस ये एडजस्टमेंट कर लिए। इसके अलावा कोई क्वेश्चन देखने की भी क्या नहीं रहेगी, आपको जरूरत ही नहीं रहेगी, कोई क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं रहेगी। ओके, चलिए इक्वलाइज एडजस्टमेंट नंबर 7, इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 165 ऑन 15th of March 2023, equalization levy deposited on 15th of April 2023, due date is 7th of April 2023, that is interest at the rate of 1% per month par thereof of 8 days, that is interest of क्या है 1 month. No penalty if reasonable cause or satisfaction of assessing officer. Appeal to CIT appeal within 30 days from the date of receipt of order imposing the penalty. देखिए, इक्वलाइजेशन लेवी जो डिडक्ट होती है वो मंथली बेसिस पे जमा करानी होती है अगले महीने की 7 तारीख को। इवन अगर मार्च भी है तो 7th of अप्रैल तक जमा करानी होती है। अगर आपने फॉलोइंग मंथ की 7 तक डिपॉजिट नहीं कराया है तो अगले दिन से ब्याज का मीटर स्टार्ट हो जाएगा, जो 1% पर मंथ रेट रहेगी और पार्ट भी रहेगी। तो अगर पार्ट ऑफ द मंथ हुआ तो भी पूरे महीने का क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। अब इस क्वेश्चन में 15 मार्च को डिडक्ट कर लिया था तो 7 अप्रैल को जमा करा देना चाहिए था, लेकिन वो जमा कब कराया, 15 अप्रैल को कराया, मतलब ड्यू डेट के बाद में कराया। डिले कितने दिन की रही, 8 डेज की रही, लेकिन 8 डेज को भी अपन पार्ट ऑफ द मंथ मानेंगे तो पूरे 1 महीने का क्या लगेगा, ब्याज लगेगा 1% की रेट से। पेनल्टी भी लग सकती है, जितने अमाउंट की इक्वलाइजेशन लेवी जमा नहीं कराई उतने ही अमाउंट की पेनल्टी लग सकती है। लेकिन अगर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, अगर आपके पास में रीजनेबल कॉज है, सेटिस्फेक्शन ऑफ किसके, एओ के, तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। और अगर एओ पेनल्टी लगाता है तो उस और पेनल्टी ऑर्डर के अगेंस्ट आप सीआईटी अपील में अपील कर सकते हो विद इन 30 डेज में। ओके, तो आप देखिए एज इट इज जो बताया है एज इट इज लिखा है। इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट हुई है 165 में, ठीक है, 165 में क्या हुई है, डिडक्ट हुई है। कब हुई है, 15th of March 2000 किसको, 23 को। लेकिन आपने उसको डिपॉजिट कराया 15 अप्रैल को, जबकि उसकी ड्यू डेट तो 7 अप्रैल ही थी। तो 8 डेज की डिले हुई है, तो 1 महीने का ब्याज लगेगा 1% पर मंथ पार्ट देयर ऑफ की रेट से। पेनल्टी भी लगाई जा सकती है उतने अमाउंट की जितना आपने जमा नहीं कराया, लेकिन कोई पेनल्टी नहीं लगेगी अगर रीजनेबल कॉज है टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ एओ के। स्टिल अगर एओ आप पे पेनल्टी लगाता है तो उस पेनल्टी ऑर्डर के अगेंस्ट आप सीआईटी अपील को विद इन 30 डेज में क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ क्या है, पेनल्टी ऑर्डर। उसके 30 डेज में आप कमिश्नर अपील को क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं अगेंस्ट पेनल्टी ऑर्डर के। एडजस्टमेंट नंबर 8, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट चार्जेस, डिजिटल स्पेस, मार्केटिंग स्पेस फॉर ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट 165 में अप्लाई इफ एक्सीड in a aggregate exceed in a financial year 1 lakh rupees. Listing charges ओके और प्लेटफॉर्म फी 165 नॉट एप्लीकेबल। बहुत ही सिंपल है, 165 लगता है अगर आप ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की सर्विस दे रहे हो। कौन दे रहा है, कोई नॉन रेसिडेंट दे रहा है जिसका इंडिया में कोई भी पीई नहीं है, तो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की सर्विस दे रहा है या डिजिटल मार्केटिंग स्पेस प्रोवाइड कर रहा है एडवर्टीजमेंट के लिए। ओके, किन को प्रोवाइड कर रहा है, इंडिया के रेसिडेंट को बिजनेस पर्पस के लिए, या नॉन रेसिडेंट को जिनका इंडिया में पीई है उनको बिजनेस पर्पस के लिए ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की सर्विस दे रहा है। और पर क्लाइंट अगर एग्रीगेट इन ए फाइनेंशियल ईयर 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो 165 में इक्वलाइजेशन लेवी होती है। लेकिन जिससे आपने ये सर्विस ली है, अगर आप उसको कोई लिस्टिंग चार्जेस पे कर रहे हो, उसको कोई प्लेटफॉर्म फी पे कर रहे हो, ठीक है ना, तो उस पे 165 में कोई भी इक्वलाइजेशन लेवी नहीं होती है।
ओके तो ये देखिए, लिस्टिंग चार्जेस पे करे या प्लेटफॉर्म फी पे करिए तो 165 एप्लीकेबल नहीं होता। 165 एप्लीकेबल होता है ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट पे या डिजिटल मार्केटिंग स्पेस प्रोवाइड कर रहे हो एडवर्टीजमेंट के लिए, और प्रोवाइडेड किसको दियो, रेसिडेंट को या नॉन रेसिडेंट जिनका इंडिया में पीई है बिजनेस पर्पस के लिए, और एग्रीगेट अमाउंट पर क्लाइंट क्या है 1 लाख रुपीज से क्या है ज्यादा है, तो फिर 165 क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। नॉन डिडक्शन अंडर सेक्शन 165 या नॉन डिपोजिशन अंडर सेक्शन 165 ए, लेवी प्लस इंटरेस्ट प्लस इक्वल अमाउंट ऑफ क्या है, पेनल्टी। बड़ा सिंपल है, अगर आप 165 ए में इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट नहीं करते हो या 165 ए में ईसीओ नॉन रेसिडेंट ईसीओ इंडिया में इक्वलाइजेशन लेवी जमा नहीं कराता है, तो फिर उस केस में क्या होगा, उनको अपनी खुद की जेब से इक्वलाइजेशन लेवी डिपॉजिट कराना पड़ेगा। 1% पर मंथ पार्ट ऑफ देयर ऑफ की रेट से क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, और जितना इक्वलाइजेशन लेवी आपने डिपॉजिट नहीं कराया उतने ही अमाउंट के ऊपर आपकी पेनल्टी लग सकती है। तो एज इट इज बता देता हूं, इंटरेस्ट 1% पर मंथ पार्ट देयर ऑफ की रेट से रहेगा, इक्वलाइजेशन लेवी आपको खुद को जमा करानी पड़ेगी और उतने ही अमाउंट की आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है अगर आपने इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट ही नहीं करा और 165 ए में ईसीओ ने इंडिया में इक्वलाइजेशन लेवी जमा नहीं कराया। ये हमारा एडजस्टमेंट नंबर कौन सा था, 9 था। नाउ एडजस्टमेंट नंबर 10, इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 165 बट नॉट डिपोजिटेड, लेवी प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी एट द रेट ऑफ ₹1000 रुपीज पर डे सब्जेक्ट टू लेवी नॉट डिपोजिटेड। एडजस्टमेंट नंबर 10 है, अच्छा है, ये बोल रहे हैं 165 में आपने इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट कर ली, लेकिन डिडक्ट करने के बाद में आपने उसको जमा नहीं कराया। ठीक है, एक तो होता है आपने डिडक्ट ही नहीं करी तो भी आपको अपनी जेब से जमा कराना पड़ेगा। 1% पर मंथ पार्ट ऑफ द रेट से क्या लगेगा, ब्याज लगेगा और उतने अमाउंट की पेनल्टी लग सकेगी। लेकिन अगर आपने डिडक्ट करके जमा नहीं कराया तो भी आपको जमा कराना पड़ेगा इक्वलाइजेशन लेवी खुद को। 1% पर मंथ पार्ट ऑफ देयर की रेट से क्या लगेगा, इंटरेस्ट भी लगेगा, और खास बात अब जो पेनल्टी होगी वो 1000 रुपीज पर डे की क्या होगी, पेनल्टी होगी। लेकिन जितना इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करके जमा नहीं कराया उसके अमाउंट से ज्यादा की पेनल्टी नहीं होगी, पेनल्टी नहीं होगी। तो आइए देखिए, डिडक्टेड है बट डिपॉजिटेड नहीं है 165 में, तो डिडक्ट कर लिया लेकिन डिपॉजिट नहीं कराया तो आपको जमा तो कराना ही पड़ेगा। 1% पर मंथ पार्ट ऑफ देयर रेट से इंटरेस्ट भी लगेगा और 1000 रुपये पर डे से पेनल्टी भी लगेगी, लेकिन पेनल्टी का अमाउंट जितना डिपॉजिट नहीं कराया उससे ज्यादा नहीं होगा। तो सब्जेक्ट टू लेवी नॉट डिपॉजिटेड, तो जितना डिपॉजिट नहीं कराया उससे ज्यादा की क्या नहीं लगेगी, पेनल्टी नहीं लगेगी। तो ये एडजस्टमेंट भी हमने यहां पर क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। यस, एडजस्टमेंट नंबर 3, PQR incorporated an ECO providing online advertisement which target the customer resident in India or IP address in India to MNO incorporated non-resident. Okay, 5 lakh rupees. No permanent establishment of PQR and MN incorporated. No equalization levy under section 165. Equalization levy under section 165A at the rate of 2% on PQR incorporated. Okay, PQR incorporated no PE, MNO incorporated PE plus effectively connected. Equalization levy at the rate of 6% under section 165 by MNO incorporated, else 100% expenditure disallowed. Income of PQR incorporated exempt under section 10 clause 50. PQR incorporated P having PE plus effectively connected, MNO incorporated no PE, no equalization levy under section 165A, income not exempt under section 10 clause 50, income deemed to accrue rise in India as per section 9 subsection 1 clause 1st. Okay, now listen. Aggregate 3 crore rupees received during financial year during previous year from such service 2 crore or more. देखिए, एक ईसीओ है जो PQR इनकॉर्पोरेटेड है, बाहर का है, ओके, नॉन रेसिडेंट है, इंडिया में पीई नहीं है। उसने ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की क्या दी है, सर्विस दी है, जो इंडिया के कस्टमर को टारगेट कर रहा है, जो कि इंडिया के रेसिडेंट है या इंडिया के आईपी एड्रेस को यूज कर रहे हैं।
ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की सर्विस भी इसने किसको दी है? एमएनओ इनकॉर्पोरेटेड को दी है, जो कि नॉन रेसिडेंट है। दी तो इसने ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की सर्विस है, लेकिन दी किसको है? किसी नॉन रेसिडेंट को दी है। अब इस क्वेश्चन का पहला पार्ट बोलता है जिसने ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की सर्विस दी है, दैट इज PQR, उसका भी इंडिया में PE नहीं है, और जिसको इसने सर्विस दी है उसका भी इंडिया में PE नहीं है। तो अब यहां पर ध्यान से सुनिए, जिसने दी है, ठीक है ना, PQR, उसका तो इंडिया में PE नहीं है, ये ठीक बात है, तभी इक्वलाइजेशन लेवी क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। लेकिन जिसको उसने ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की सर्विस दी है, MNO, उसका भी इंडिया में क्या नहीं है? PE नहीं है। दोनों का ही PE नहीं है। जिसको आपने दिया है, अगर उसका इंडिया में PE नहीं है तो 165 एप्लीकेबल नहीं हो सकता। 165 तभी एप्लीकेबल हो सकता है जब आपने जिसको ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की सर्विस दी हो, या फिर तो वो इंडिया का रेसिडेंट हो, और अगर नॉन रेसिडेंट हो तो उसका इंडिया में PE हो। और अपने क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में MNO का इंडिया में PE है ही नहीं। जब PE नहीं है तो 165 एप्लीकेबल नहीं हो सकता। हाँ, जहां 165 एप्लीकेबल नहीं हो सकता वहां 165A एप्लीकेबल हो सकता है, प्रोवाइडेड उस ECO का, उस PQR ECO का इंडिया में जो ट्रांजैक्शंस उसने करी है, एग्रीगेट रिसीट उसकी 2 करोड़ रुपए या 2 करोड़ रुपए से ज्यादा हो। और क्वेश्चन में तो कहा है कितनी है? 3 करोड़ रुपए है। ये जो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की इसने सर्विस दी है ना, 5 लाख रुपए की सर्विस दी है MNO को, ऐसे सबको मिला के कितने की सर्विस दी है? 3 करोड़ रुपए की सर्विस दी है। 165A वाला इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल होगा। तो यहां तक का मैच करा दूं, देखो PQR है, ECO है, इंडिया में PE नहीं है। ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की सर्विस दी है, जो टारगेट कर रहा है किसको? इंडिया के रेसिडेंट को, या फिर जो इंडिया का IP एड्रेस यूज कर रहे हैं। दी किसको है? MNO नॉन रेसिडेंट को, इसका भी इंडिया में PE नहीं है, 5 लाख रुपए की। और इस तरह की एग्रीगेट रिसीट 3 करोड़ रुपए है ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर फ्रॉम सच सर्विस। अगर दोनों का ही PE नहीं है, ना तो PQR का है ना MNO का है, PQR का नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन MNO का भी नहीं है, तो 165 के अंदर इक्वलाइजेशन लेवी नहीं हो सकती। 165A जरूर एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि एग्रीगेट अमाउंट 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया, तो 2% की रेट से इक्वलाइजेशन लेवी होगा। अब इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट के अंदर क्या था? सेकंड पार्ट ये था, जो PQR था उसका तो इंडिया में PE नहीं है, लेकिन MNO का इंडिया में क्या है? PE है। MNO जो नॉन रेसिडेंट है, उसने ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की सर्विस ली है बिजनेस पर्पस के लिए, और उसका इंडिया में PE है। अगर किसी बाहर वाले से, जिसका इंडिया में PE नहीं होता, उससे अगर आप ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की सर्विस लेते हो, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की क्या लेते हो? सर्विस लेते हो, बिजनेस पर्पस से लेते हो, और अगर आप नॉन रेसिडेंट हो प्लस आपका इंडिया में PE है, तो आपको उस पे इक्वलाइजेशन लेवी 6% की रेट से डिडक्ट करना होगा, अगर एक साल में इन्हें फिनेंशियली एग्रीगेट 1 लाख रुपए से ज्यादा की आप ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की सर्विस लेते हो। तो इस क्वेश्चन के अंदर MNO का इंडिया में सेकंड पार्ट में PE हो गया। 5 लाख रुपए की ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की उसने क्या ली है? सर्विस ली है। 165 के अंदर इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करना होगा एट द रेट ऑफ 6% से, और जब 165 में इक्वलाइजेशन लेवी होता है तो 165A क्या नहीं होता है? एप्लीकेबल नहीं होता है। तो आइए देखिए, PQR का तो इंडिया में PE नहीं है, लेकिन MNO का इंडिया में PE है, और वो जो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की सर्विस ली वो उसी PE से इफेक्टिवली कनेक्टेड भी है। इक्वलाइजेशन लेवी 6% की रेट से होगा 165 के अंदर। कौन करेगा? पेयर करेगा, MNO इनकॉर्पोरेटेड करेगा। अगर वो इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट नहीं करता है तो उसके लिए PGBP में ये खर्चा 100% क्या कर दिया जाएगा? डिसअलाउ कर दिया जाएगा, डिसअलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन सामने वाला जो ECO है, जिसने ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की सर्विस दी है, उसके लिए वो इनकम 10 क्लॉज 50 से क्या हो जाती है? एग्जेम्प्ट हो जाती है। 10 क्लॉज 50 से क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट हो जाएगी। किसकी? PQR की। अब इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में क्या है? जो PQR है उसका इंडिया में PE है, और उसी PE से उसने ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की सर्विस दी है। अगर जो सप्लायर है, जो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की सर्विस दे रहा है, अगर वो नॉन रेसिडेंट है, लेकिन अगर उसका इंडिया में PE है और उसी PE से उसने वो क्या दी है? सर्विस दी है, तो ना तो 165 एप्लीकेबल होगा, ना ही 165A एप्लीकेबल होगा। इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जब उसका इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट हो गया तो उसकी तो इनकम ही डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया हो जाएगी। जब उसकी पूरी इनकम ही डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया हो जाएगी तो इक्वलाइजेशन लेवी का क्वेश्चन ये अराइज नहीं होता है। हाँ, ये भी बता दूं, जब इक्वलाइजेशन लेवी नहीं हुई है
तो फिर उस PQR की इनकम 10 क्लॉज 50 से भी एग्जेम्प्ट नहीं होगी। 10 क्लॉज 50 से इनकम तभी एग्जेम्प्ट होती है जब वो ट्रांजैक्शन सब्जेक्ट टू इक्वलाइजेशन लेवी हो, इधर 165 या 165A में। अगर वो ट्रांजैक्शन सब्जेक्ट टू इक्वलाइजेशन लेवी नहीं है तो 10 क्लॉज 50 की एग्जामिशन नहीं मिलेगी। तो आइए देखें, इस क्वेश्चन में PQR का परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है और उसने जो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की सर्विस दी वो उसी PE से इफेक्टिवली कनेक्टेड है। MNO को इंडिया में कोई भी PE नहीं है, कोई इक्वलाइजेशन लेवी नहीं होगी, ना तो 165 में ना 165A में। जब ट्रांजैक्शन सब्जेक्ट टू इक्वलाइजेशन लेवी है ही नहीं तो 10 क्लॉज 50 की इनकम भी एग्जेम्प्ट नहीं होगी। हाँ, PQR का इंडिया में PE उसी PE से उसने वो सर्विस दी है तो उसकी इनकम डीम टू एक्यूराइज इन इंडिया मान ली जाएगी। ओके, तो ये हमने एडजस्टमेंट नंबर 3 भी क्या कर लिया, यहां पर कंप्लीट कर लिया है। यस, तो एडजस्टमेंट नंबर किस पर आ रहे हैं, 4 पर आ रहे हैं। फेस पेड नॉन रेसिडेंट नो PE इन इंडिया प्रोवाइडिंग ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट डिजिटल मार्केटिंग स्पेस टू अल्फा प्राइवेट लिमिटेड नॉन रेसिडेंट हैविंग ऑफिस इंडिया दैट इज परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अल्फा प्राइवेट लिमिटेड बिजनेस एक्सपेंडिचर डिडक्शन टू PE। ओके, consideration 20 lakh rupees that is exceeding 1 lakh rupees, equalization levy under section 165 at the rate of 6%, else 100% expenditure disallow, section 40 clause A subclause first B, penalty of equal amount of equalization levy not deducted, income exempt under section 10 clause 50 for face paid। ये तो बहुत ही सिंपल है, फेस पेड है जो कि नॉन रेसिडेंट है, उसका इंडिया में कोई भी PE नहीं है, PE नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। अब उसने कोई ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की सर्विस दी, डिजिटल मार्केटिंग स्पेस की सर्विस दी भी किसको, नॉन रेसिडेंट को दी, खुद भी नॉन रेसिडेंट है और ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की सर्विस भी किसको दी, किसी नॉन रेसिडेंट को दी, लेकिन उस नॉन रेसिडेंट का इंडिया में क्या है, PE है, और वो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की सर्विस उसने इंडिया के PE के लिए क्या करी है, ली है। अब इंडिया का PE उस एक्सपेंडिचर की क्या लेगा, डिडक्शन लेगा। टोटल अमाउंट 20 लाख रुपीस की ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की सर्विस ली है, ओके, इन ए फाइनेंशियल ईयर, जिसका इंडिया में कौन है, PE है। अब वो PE उस 20 लाख के खर्चे की क्या लेगा, डिडक्शन लेगा। ओके, 165 का इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल होगा। ओके, और इंडिया के PE को 6% इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करके अगले महीने की 7 तारीख तक इसको डिपॉजिट भी करना होगा। अगर इंडिया का PE इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट नहीं करता है तो 100% एक्सपेंडिचर, पूरा 20 लाख का एक्सपेंडिचर उसको डिसअलाउ कर दिया जाएगा। फिर वो इक्वलाइजेशन लेवी उसको खुद को पे करनी पड़ेगी अलोंग विथ इंटरेस्ट के साथ में, जो कि 1% पर मंथ पार्ट ऑफ देयर की रेट से रहेगा, और पेनल्टी भी लगेगी जो कि उतने ही अमाउंट की होगी जितना इक्वलाइजेशन लेवी उसने जमा नहीं कराया, उतने ही अमाउंट की उसके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। अब बात करते हैं फेस पेड की, जिसने ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की सर्विस दी है, जो कि नॉन रेसिडेंट है, जिसका इंडिया में PE नहीं है। ओके, अब अगर कोई ट्रांजैक्शन सब्जेक्ट टू इक्वलाइजेशन लेवी होती है, चाहे 165 या 165A में, ठीक है, तो उसकी इनकम इंडिया में 10 क्लॉज 50 से एग्जेम्प्ट हो जाती है। जितना समझा एज इट इज वर्ड टू वर्ड मैच हो जाएगा। ये फेस पेड है, नॉन रेसिडेंट है, नो PE इन इंडिया, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट डिजिटल मार्केटिंग स्पेस की सर्विस दी भी किसको है, किसी नॉन रेसिडेंट अल्फा प्राइवेट लिमिटेड को, लेकिन उस अल्फा प्राइवेट लिमिटेड का इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफिस है और वो उस 20 लाख के ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की बिजनेस के खर्चे की क्या ले रहे हैं, डिडक्शन ले रहे हैं इंडिया में। इक्वलाइजेशन लेवी होगा 165 में एट द रेट ऑफ 6% से डिडक्ट करना होगा, नहीं तो 100% एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाएगा। लेवी तो पे करनी ही पड़ेगी, ब्याज भी पे करना पड़ेगा, प्लस उतने ही अमाउंट की आपके ऊपर क्या लग सकेगी, पेनल्टी लग सकेगी। लेकिन फेस पेड की इनकम 10 क्लॉज 50 से क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो ये हमारा एडजस्टमेंट नंबर 4 था। नाउ कमिंग टू एडजस्टमेंट नंबर 5। रघुराम कंपनी रेसिडेंट पेड 4 लाख रुपीज टू नील इनकॉर्पोरेटेड USA, नो PE in India for online advertisement equalization levy at the rate of 6% under section 165, else 100% expenditure disallow plus penalty of equal amount। 50,000 rupees to Mr. David, non-resident, for providing digital marketing space for online advertisement, no equalization levy 165 does not exceed 1 lakh rupees। अब इस क्वेश्चन बहुत सिंपल है। रघुराम है जो कि इंडिया का रेसिडेंट है,
मान लीजिए उसने अपने बिजनेस पर्पस के लिए कोई ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की, डिजिटल मार्केटिंग स्पेस की क्या ली है, सर्विस ली है, 4 लाख रुपए की सर्विस ली है। ली भी किससे, किसी नील इनकॉर्पोरेटेड यूएसए से ली है, जो कि नॉन रेसिडेंट है, जिसका इंडिया में कोई भी पीई नहीं है। तो इस पे उसको इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करनी होगी एट द रेट ऑफ 6% से, अंडर सेक्शन किसमें, 165 में। अगर वो डिडक्ट नहीं करता है तो उसके लिए पूरा 4 लाख रुपए का बिजनेस एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाएगा, उसे 100% डिसअलाउंस हो जाएगी सेक्शन 40 क्लॉज ए सब क्लॉज फर्स्ट बी से। और फिर इक्वलाइजेशन लेवी उसको पे भी करनी पड़ेगी अलोंग विथ इंटरेस्ट के साथ में, और उतने ही अमाउंट की उसके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी जितना इक्वलाइजेशन लेवी उसने जमा नहीं कराया है। ओके, इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में अगेन रघुराम जो इंडिया का रेसिडेंट है, ओके इंडियन कंपनी है, इंडिया का रेसिडेंट है, उसने अगेन ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की, डिजिटल मार्केटिंग स्पेस की क्या ली है, सर्विस ली है, किसी नॉन रेसिडेंट से ली है जिसका इंडिया में क्या नहीं है, पीई नहीं है। विशेष बात यह है कि उस एग्रीगेट ट्रांजैक्शन का अमाउंट इन ए फाइनेंशियल ईयर सिर्फ 50,000 है, जो कि 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है। अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है इन ए फाइनेंशियल ईयर, तो उस पे 165 की इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल नहीं होती है। तो पहले वाले पार्ट का देखो रघुराम है जो कि रेसिडेंट है, इसने पे करा 4 लाख रुपीस टू नील इनकॉर्पोरेटेड यूएसए, जिसका इंडिया में कोई पी नहीं है, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट के लिए। इक्वलाइजेशन लेवी 165 में होगी एट द रेट ऑफ 6% से, नहीं करोगे तो 100% एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाएगा, और उतने ही अमाउंट की आपके ऊपर पेनल्टी लग सकेगी जितना इक्वलाइजेशन लेवी आपने जमा नहीं कराया। 50,000 पे करा मिस्टर डेविड को जो कि नॉन रेसिडेंट है, अगेन ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट के लिए, डिजिटल मार्केटिंग स्पेस के लिए। 165 इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि यहां अमाउंट इन ए फाइनेंशियल ईयर एग्रीगेट 1 लाख रुपए से क्या नहीं है, ज्यादा का नहीं है। तो ये एडजस्टमेंट नंबर 5 भी हमारा यहां पर क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ओके, नाउ एडजस्टमेंट नंबर 1 पर आते हैं अब हम। यस, एडजस्टमेंट नंबर 1 पर आते हैं, ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया है। PQR इनकॉर्पोरेटेड लंदन providing advertisement, online advertisement service, digital marketing space for online advertisement to ABC Limited, Indian company that is resident for the purpose of business profession. Aggregate amount in a financial year 5 lakh rupees, that is exceed 1 lakh rupees. Okay. Case 1, PQR Incorporated London has no P in India. Then equalization levy under section 165 at the rate of 6%, else 100% expenditure disallow. Okay, exemption to PQR incorporated under section 10 clause 50, no TDS required. तो इतने वाले पार्ट तक करते हैं भाई। एक PQR इनकॉर्पोरेटेड लंदन के जो कि क्या है, नॉन रेसिडेंट है और उनका इंडिया में पीई नहीं है, उन्होंने ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की सर्विस दी, डिजिटल मार्केटिंग स्पेस की सर्विस दी, किसको दी है, किसी इंडियन कंपनी को दी है जो कि रेसिडेंट है। बिजनेस पर्पस के लिए उन्होंने ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की सर्विस ली है और एग्रीगेट अमाउंट इन ए फाइनेंशियल ईयर 1 लाख रुपए से ज्यादा है, 5 लाख रुपए की उन्होंने सर्विस ली है। इस ट्रांजैक्शन पे इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करना होगा, इंडियन कंपनी रेसिडेंट को डिडक्ट करना होगा 6% की रेट से अंडर सेक्शन 165। अगर वो डिडक्ट नहीं करते हैं तो 100% एक्सपेंडिचर पूरा 5 लाख रुपए वो क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन सब्जेक्ट टू इक्वलाइजेशन लेवी होती है 165 या 165A में, ठीक है, तो पेई को एग्जेम्पशन मिल जाती है 10 क्लॉज 50 से। तो पेई यहां पर कौन है, PQR इनकॉर्पोरेटेड लंदन है, ठीक है, और ये ट्रांजैक्शन सब्जेक्ट टू इक्वलाइजेशन लेवी हो रही है 165 किसके अंदर, 165 में एट द रेट ऑफ 6% से, तो उसको 10 क्लॉज 50 से क्या मिल जाएगी, एग्जेम्पशन मिल जाएगी। जब सामने वाले की इनकम क्या हो, एग्जेम्प्ट हो, तो टीडीएस का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। तो पेयर जो इंडियन कंपनी है उसको किसी भी तरह का कोई भी टीडीएस नहीं करना है। तो यहां तक की बात मैं आपको समझा दूं तो देखिए, PQR है, इनकॉर्पोरेटेड लंदन है, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की सर्विस दी है, 5 लाख रुपए की दी है, मतलब एग्रीगेट इन ए फाइनेंशियल ईयर एक्सीड 1 लाख। डी किसको है, टू इंडियन कंपनी जो कि रेसिडेंट है बिजनेस प्रोफेशन पर्पस के लिए। PQR का इंडिया में कोई भी पीई नहीं है, तो पेयर को इक्वलाइजेशन लेवी करना होगा एट द रेट ऑफ 6% से अंडर सेक्शन 165। नहीं करेंगे तो एंटायर एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। और PQR की इनकम 10 क्लॉज 50 से क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। और जब कोई इनकम एग्जेम्प्ट होती है तो उस पर टीडीएस का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता है। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट,
PQR Limited having permanent establishment in India and providing online advertisement service is effectively connected with such PE. That is income chargeable to tax in India. No equalization levy, no exemption under section 10 clause 50, TDS required under section 195, non-deduction of TDS 100% disallow. कुछ सेकंड पार्ट बहुत सिंपल है। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं उस PQR इनकॉर्पोरेटेड लंदन का इंडिया में PE है और उसी PE से उसने ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की सर्विस दी है। जब किसी का इंडिया में PE होता है और अगर वो कोई सेल ऑफ गुड्स या प्रोविजन ऑफ सर्विस करता है उसी PE से, तो फिर उसकी इनकम इंडिया में चार्जेबल टू टैक्स हो जाती है। उसकी इनकम चार्जेबल टू टैक्स हो जाती है। जब उसकी इनकम चार्जेबल टू टैक्स हो गई है तो उस ट्रांजैक्शन पे इक्वलाइजेशन लेवी होगा ही ना तो 165 में हो सकता है ना 165A में हो सकता है। इक्वलाइजेशन लेवी जब एप्लीकेबल ही नहीं है तो फिर PQR को 10 क्लॉज 50 में एग्जम्पशन भी नहीं मिलेगी। 10 क्लॉज 50 में एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। उसकी इनकम इंडिया में चार्जेबल टू टैक्स होगी क्योंकि उनका इंडिया में PE है और उसी PE से उसने ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की सर्विस दी है। जब उसकी इनकम इंडिया में चार्जेबल टू टैक्स है तो पेयर को 195 में क्या करना होगा, टैक्स डिडक्ट करना होगा। और अगर वो टैक्स डिडक्शन नहीं करता है तो एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा, 100% डिसअलाउ जो नॉन रेसिडेंट के केस में होता है। वर्ड टू वर्ड मैच करा देता हूँ। PQR का इंडिया में PE है और उसने जो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की सर्विस दी वो उस PE से इफेक्टिवली कनेक्टेड है। इसका मतलब उसकी वो सर्विस इंडिया में चार्जेबल टू क्या बन गई है, टैक्स बन गई है। जब उसकी इंडिया में इनकम चार्जेबल टू टैक्स बन गई है तो कोई इक्वलाइजेशन लेवी होगा ही नहीं। जब ट्रांजैक्शन सब्जेक्ट टू इक्वलाइजेशन लेवी है ही नहीं तो 10 क्लॉज 50 की एग्जम्पशन ही नहीं मिलेगी। और जब PQR की इनकम इंडिया में चार्जेबल टू टैक्स है तो TDS होगा अंडर सेक्शन 195 और नॉन डिडक्शन ऑफ क्या होता है, टैक्स होता है। TDS नहीं करते हैं तो नॉन रेसिडेंट के केस में 100% एक्सपेंडिचर क्या हो जाता है, डिसअलाउ हो जाता है। तो ये सिंपल सा क्या था, पार्ट था। आइए अब हम एडजस्टमेंट नंबर क्या कर रहे हैं, सेकंड कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल है, इतना पढ़ने के बाद में XYZ एंड कंपनी नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स टू पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया 1,58 लाख रुपीज। रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स टू पर्सन नॉट रेसिडेंट इन इंडिया 96 लाख रुपीज। आउट ऑफ 96 लाख रुपीज 57 लाख रुपीज रिलेट टू रिसीट फ्रॉम पर्सन यूजिंग IP एड्रेस इन इंडिया। एग्रीगेट 158 लाख रुपीज प्लस 57 लाख रुपीज 2 करोड़ 15 लाख, दैट इज 2 करोड़ और क्या है मोर। इफ XYZ कंपनी नॉन रेसिडेंट हैज नो P in India, equalization levy at the rate of 2% of gross 215 lakh under section 165A on XYZ company. If P in India and sale of goods if effectively connected with such P, no equalization levy under section 165A. बहुत ही सिंपल बात है। एक नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर है, उसने 1,58 लाख रुपीस के गुड्स सोल्ड करे हैं जो उन पर्सन को जो रेसिडेंट इन इंडिया हैं। 165 का तो क्वेश्चन ये राइज नहीं होता। 165A एप्लीकेबल हो सकता है प्रोवाइडेड एग्रीगेट रिसीट इन ए फाइनेंशियल ईयर 2 करोड़ रुपए और 2 करोड़ रुपए से ज्यादा हो तो। अभी तो ये 1,58 लाख ही हुआ है। प्लस 96 लाख के गुड्स भी सेल करें लेकिन ये उनको सेल करें हैं जो कि इंडिया के रेसिडेंट नहीं है। लेकिन इस 96 लाख में से 57 लाख उनको सेल करा है जो इंडिया के रेसिडेंट तो नहीं है लेकिन उन्होंने इंडिया का IP एड्रेस को यूज करते हुए गुड्स क्या करा था, परचेज करा था। ओके तो 165A के अकॉर्डिंग अगर आप कोई सेल ऑफ गुड्स करते हो, आप नॉन रेसिडेंट हो, आपका इंडिया में PE नहीं है और आप उनको गुड्स सोल्ड करते हो जो इंडिया के रेसिडेंट हैं या प्लस उनको जो कि इंडिया के रेसिडेंट नहीं है लेकिन इंडिया का IP एड्रेस यूज कर रहे हैं और ये एग्रीगेट अमाउंट अगर 2 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा हो जाता है तो इक्वलाइजेशन लेवी होगी एट द रेट ऑफ 2% से, डिडक्ट नहीं होगी। उस ई कॉमर्स ऑपरेटर को क्वार्टरली बेसिस पे जमा कराना पड़ेगा। अगर उस ई कॉमर्स ऑपरेटर का इंडिया में PE नहीं है, अगर उस ई कॉमर्स ऑपरेटर का इंडिया में PE है और उसी PE से वो गुड्स क्या कर रहा है, सोल्ड कर रहा है, तब तो उसकी इनकम इंडिया में चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगी और कोई इक्वलाइजेशन लेवी नहीं होगा। तो वर्ड टू वर्ड आपके लिए मैच कर रहा हूं। देखिए ये एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है बाहर का जिसने 1,58 लाख रुपीस का गुड्स सोल्ड करा है उन पर्सन को जो कि पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है। प्लस 96 लाख का भी गुड्स सोल्ड करा है लेकिन उनको सोल्ड करा है जो इंडिया के रेसिडेंट नहीं है। लेकिन इस आउट ऑफ 96 लाख रुपीस में से 57 लाख रुपीस उनको सोल्ड करा है
जो रेसिडेंट तो नहीं है लेकिन उन्होंने इंडिया का आईपी एड्रेस क्या करा था, यूज करा था। तो एग्रीगेट ट्रांजैक्शन 1 करोड़ 58 लाख प्लस 57 लाख दोनों को एग्रीगेट करें तो 2 करोड़ 15 लाख हो गया, मतलब 2 करोड़ और मोर देन 2 करोड़ हो गया। इक्वलाइजेशन लेवी होगा 2% की रेट से, ठीक है, ऑफ 215 लाख का अंडर सेक्शन 165A ई कॉमर्स ऑपरेटर पे होगा, लेकिन तभी होगा जब उसका इंडिया में कोई भी पीई नहीं है। अगर उसका इंडिया में पीई है और वो गुड सोल्ड उसने उसी पीई से इफेक्टिवली कनेक्टेड है तो कोई इक्वलाइजेशन लेवी नहीं होगी और उसकी इनकम का इंडिया में क्या बन जाएगा, चार्जेबल टू टैक्स बन जाएगी। ओके, तो ये एडजस्टमेंट नंबर हमने क्या कर लिया, सेकंड कर लिया। लास्ट एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर कौन सा है, 17 है। ये एक एडजस्टमेंट है जो मैं आपको क्या कर रहा हूं, सेल्फ के लिए दे रहा हूं, सो डेट एक एडजस्टमेंट आप खुद से तो क्या करें, पढ़े, खुद से पढ़े तो आपको मालूम पड़े कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है। ओके, तो ये एक एडजस्टमेंट आपको खुद को पढ़ने के लिए दे रहा हूं, बाकी सारे एडजस्टमेंट मैंने आपको करा दिए। इस एडजस्टमेंट में भी कोई तकलीफ आपको नहीं आएगी, नहीं आनी चाहिए। और अगर तकलीफ आ रही है तो समझ लीजिए आप कॉन्सेप्ट नोट्स को पढ़िए, सिर्फ 2 पेज का है, 3 से 4 बार क्या करिए, रीड करिए, एडजस्टमेंट नोट्स पढ़िए, सो डेट एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप 5 आउट ऑफ 5 क्या कर सके, मार्क्स ला सकें। फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाला टॉपिक बन चुका है इक्वलाइजेशन, कौन सा है, लेवी है। और इस कमिंग अटेम्प्ट में आने के तो बहुत ही ज्यादा इसके बहुत ज्यादा इसके क्या है, चांसेस हैं। मेरे हिसाब से तो इस अटेम्प्ट में आपको इसका क्वेश्चन देखने को डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट पीडीएफ नोट्स को पढ़ना है और ये एडजस्टमेंट नोट्स को पढ़ना है। आपका एग्जाम के पर्पस से सबसे बेहतरीन क्या हो चुका होगा, ये प्रिपेयर हो चुका होगा। सिर्फ एक रीड करने को ले दे रहा हूं, क्यों दे रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं एक खुद आप सेल्फ करो, एक खुद क्या करो, सेल्फ करो, इसलिए दे रहा हूं। और इसके अलावा और कोई भी क्या नहीं है, रीजन नहीं है। आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा ही क्या होगा, फील होगा। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट एडजस्टमेंट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, मिलेंगे। ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स।